हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए सीटैट पेपर 2 साइंस की एक स्पेशल सेशन यहाँ पे लेके आई हूँ, जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ साइंस पेडागोजी का एक स्पेशल मैराथन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इस मैराथन वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ 10 पेपर सेट यहाँ पे सॉल्व करने वाली हूँ, जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में यहाँ पे पूछे गए हैं। जैसे कि हमें पता है कि जो पेडागोजी का सेक्शन होता है, चाहे आप मैथ्स के पेडागोजी सॉल्व करें चाहे आप साइंस के पेडागोजी सॉल्व करें, इसके 10 क्वेश्चन जो हैं एक पेपर सेट में आपको देखने को मिलते हैं। अब इस पेपर सेट को जब आप यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे तो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे पता चलेगा कि मैथ्स पेडागोजी में किस किस एरिया से हर सेट में आपके क्वेश्चन रिपीट होते हैं। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो स्पेशली आप लोगों की इस तरीके से पूछे जाते हैं कि इस पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ाने का क्या अप्रोच होना चाहिए, किस तरीके से आप पढ़ाएंगे। जो आपका साइंस में यहाँ पे असेसमेंट करते हैं वो किस तरीके से करते हैं, इस तरीके के जो भी क्वेश्चन आते हैं वो आप लोगों को एक अप्रोच के साथ यहाँ पे क्लियर होगा। तो एग्जाम से पहले इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा, जिससे आपका साइंस पेडागोजी ओवरऑल यहाँ पे तैयार हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो कमेंट सेक्शन में साइंस पेडागोजी साइंस कंटेंट की, इसके अलावा मैथ्स पेडागोजी मैथ्स कंटेंट की आप लोगों की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर मैंने कंटेंट के साथ साथ मैराथन क्लासेस यहाँ पे ऐड किए हैं। आप उन क्लासेस को देख सकते हैं, जिससे आपका ओवरऑल प्रिपरेशन यहाँ पे हो जाएगा। तो चलिए आज का इंपॉर्टेंट मैराथन सेशन यहाँ पे शुरू करते हैं और मैं उम्मीद करूंगी कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अब मैं आप लोगों के साथ साइंस की पेडागोजी का इंपॉर्टेंट सेशन यहाँ पे शुरू करूंगी और मैं उम्मीद करूंगी कि ये सेशन कंप्लीट करते करते आप लोगों को साइंस के पेडागोजी का एक ओवरऑल कोर यहाँ पे समझ में आ जाए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि क्लास 7th की जो आपकी विज्ञान की यानी कि साइंस की पाठ्य पुस्तक है, उसके अंदर हमें एक चैप्टर मेंशन किया गया है फॉरेस्ट आवर लाइफलाइन, यानी कि वन जो है वो हमारी जीवन रेखा है। इस पाठ को पढ़ाते हुए बच्चों को ये सीखने को मिलता है कि हम लोगों की जो गांव जो हैं उनका इतिहास क्या है, यानी कि हिस्ट्री ऑफ विलेज यहाँ पे हम लोगों को पता चला। और साथ ही साथ बच्चे इस चीज़ को जान के सरप्राइज हुए कि जो हमारे गांव हैं या फिर जो आपके एग्रीकल्चर फील्ड के जो एरिया होते हैं वो किस तरीके से बनाए गए, वो फॉरेस्ट को काट के बनाए गए, वो भी अभी से लेकर लगभग 60 साल पहले। तो अगर हम देखें तो इस स्टेटमेंट से आपको क्या चीज़ें पता चलती है, क्या उद्देश्य है इस चीज़ को पढ़ाने का, यह आपसे पूछा गया है। तो अगर मैं स्टेटमेंट को डिटेल में देखूं तो इस स्टेटमेंट की मदद से हम लोगों को यहाँ पे हिस्ट्री के बारे में पता चलता है कि 60 वर्ष पहले सारी जगह कैसी थी, जंगल थी। तो यहाँ पे आप लोगों को हिस्टोरिकल और डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव जो है साइंस का पता चलेगा, यानी कि ऐतिहासिक और यहाँ पे विकास किस तरीके से हुआ इस चीज़ के बारे में आपको पता चलेगा। तो बी आपके ऑप्शन में होना चाहिए। बी जो है वो करेक्ट आपका सेंस दे रहा है, तो 2 ऑप्शन आपके इस तरीके से कट जाएंगे क्योंकि उसमें बी आपको मेंशन नहीं कर रखा। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें तो देखिए यहाँ पे आप एक तरीके से ये चीज़ देख रहे हैं कि हम लोगों की साइंस में तरक्की के साथ साथ हम लोग जो है फॉरेस्ट वगैरह को काटते चले जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपके इश्यूज़ वगैरह भी आपको पता चलेंगे कि किस तरीके से साइंस सोसाइटी और टेक्नोलॉजी को लेके यहाँ पे इश्यूज़ जो हैं वो आपके क्रिएट हुए या फिर इश्यूज़ जो हैं वो रहे हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पे पहले और दूसरे ऑप्शन में बी के साथ एक में सी दे रखा है, एक में ए दे रखा है। ए में बोल रखा है कि आपको एक एस्थेटिक और क्रिएटिविटी पता चलेगी। तो देखिए, इसमें क्रिएटिविटी आप नहीं कह सकते, कहीं ना कहीं ये कंसर्न का मामला है कि हम लोग जंगलों को काट के क्या बना रहे हैं, ज़मीन बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, इंडस्ट्री बना रहे हैं। तो बी के साथ यहाँ पे सी जो है सबसे ज़्यादा सूटेबल होगा। तो इस हिसाब से हम कहेंगे कि इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को अच्छी तरीके से रिलेट करके ही यहाँ पे उन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ, जिसके अंदर बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस स्किल डज द गिवन एक्टिविटी एम टू डेवलप अमंग स्टूडेंट। अब यहाँ पे हमें बोल रखा है कि इनमें से कौन सी प्रोसेस स्किल जो है यहाँ पे आप लोगों की इस एक्टिविटी की मदद से डेवलप होगी। और एक्टिविटी क्या बोल रखी है, एक्टिविटी बोल रखी है थिंक ऑफ द एक्टिविटी कैरी आउट यू ड्यूरिंग अ नॉर्मल डे। अब यहाँ पे बोल रखा है कि कुछ ऐसे क्रियाकलाप जो कि आप यहाँ पे अपने दैनिक जीवन में करते हैं, यानी कि रोज आप करते हैं। और आगे बोल रखा है यू कैन से इन विच एक्टिविटी द रेट ऑफ ब्रीदिंग विल बी स्लो एंड विच इट विल बी फास्ट। अब यहाँ पे डे टू डे एक्टिविटी में आपको बोल रखा है
कि आप ये बताइए कि कौन से ऐसी एक्टिविटी आप करते हैं जिसमें आपका ब्रीदिंग रेट जो होता है वो ज़्यादा होता है और किस में ब्रीदिंग रेट कम होता है। तो ब्रीदिंग रेट जो है फास्ट तब होता है जब आप जैसे कि रनिंग करते हो, इसके अलावा कोई हैवी एक्सरसाइज करते हो तो उसमें ब्रीदिंग रेट ज़्यादा होता है। और ब्रीदिंग रेट स्लो कब होता है? यूजुअली जब आप लोग क्या करो, थोड़ा बॉडी आपकी रेस्ट पोजीशन में हो। अब यहाँ पे बोल रखा काउंट योर रेट ऑफ ब्रीदिंग आफ्टर ब्रिक वॉक एंड आफ्टर रनिंग। अब यहाँ पे बोल रखा है कि आपको क्या करना है कि अपनी ब्रीदिंग रेट काउंट करनी है जब आप रनिंग वगैरह करो, और डू अदर मेंबर ऑफ योर फैमिली हैव सेम ब्रीदिंग रेट आफ्टर दिस एक्टिविटी। अब यहाँ पे बोल रखा है कि क्या आपके सभी फैमिली मेम्बर जो हैं उन सभी के जो सांस लेने की दर है वो इन सभी गतिविधियों के बाद समान रहती है या अलग अलग रहती है। तो सिंपल सी बात है कि एक एक्टिविटी परफॉर्म करने की कोशिश की जा रही है कि आपको देखना है कि कौन से ऐसी एक्टिविटी होती है जिसमें ब्रीदिंग रेट स्लो होती है, किसमें फास्ट होती है, साथ ही साथ ब्रीदिंग रेट जो है रनिंग के बाद किस तरीके से होती है। और अगर आप अपने घर के फैमिली मेम्बर में देखें तो यहाँ पे सबका ब्रीदिंग रेट जो है वो सेम रहता है या नहीं रहता। अब इसमें आप यहाँ पे कर क्या रहे हैं, यहाँ पे हम लोगों से पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहले तो आप यहाँ पे कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे, ये जस्ट आप एक्सपेरिमेंट वाले ऑप्शन को तो आप काट दीजिए। इसके अलावा आप यहाँ पे कोई अनुमान नहीं लगा रहे, प्रिडिक्शन नहीं लगा रहे, आप सांस लेके देखेंगे तब जाके आपको एक रिजल्ट मिलेगा, तो प्रिडिक्शन आप नहीं लगा रहे। आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पे हाइपोथेसिस रख रहे हैं, परिकल्पना रख रहे हैं, और उस परिकल्पना को यहाँ पे मापने की कोशिश कर रहे हैं। अपने फैमिली मेम्बर को कह रहे हैं कि आप हैवी एक्सरसाइज करिए, उसके बाद आप काउंट करोगे तो आपको मेज़र यानी कि माप के आपको पता चलेगा कि सबका ब्रीदिंग रेट जो है वो बराबर रहता है या नहीं रहता। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो सेकेंड ऑप्शन है ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अब मैं आपके साथ यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये डिस्कस करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के सामने, इस क्वेश्चन में बोल रखा है व्हाट डज द फॉलोइंग एक्सपर्ट इलस्ट्रेट अबाउट साइंस। अब यहाँ पे आप लोगों को एक कंटेंट दे रखा है और इसमें बोल रखा है कि ये साइंस के किस नेचर को इलस्ट्रेट करते हैं, ये आपको बताना है, किस चीज़ को ये दर्शाते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को आपकी एनसीईआरटी के अंदर एक पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर हम लोगों को बता रखा है कि एंटीबायोटिक्स जो है किस तरीके से डिस्कवर हुआ, क्लास 8 के एनसीईआरटी में, जिसमें हमें बता रखा है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है वो अपने लैब के अंदर इन्वेस्टिगेट कर रहे थे यहाँ पे क्या, स्ट्रेप्टोकोकस के बारे में, और उसके बाद वो हॉलीडे पे चले गए, और जब वो वापस आए तो उन्होंने यहाँ पे क्या किया, उन्होंने यहाँ पे देखा कि ब्लू ग्रीन कलर का माउल्ड जो है उसके ऊपर आ गया था, और ये जो माउल्ड है वो काफ़ी पावरफुल थे और इसे उन्होंने एंटीबायोटिक का नाम दिया। तो इस तरीके से वो यहाँ पे क्या कर रहे थे, वो यहाँ पे हार्मफुल बैक्टीरिया को किल कर रहे थे और जो कोई भी टॉक्सिक इफेक्ट हमारी बॉडी के अंदर नहीं छोड़ रहे थे, यानी कि पेनिसिलिन के बारे में बताया है। तो बेसिकली इस तरीके से डिस्कवरी हुई थी आपकी किसकी, पेनिसिलिन की, ये हमें बता रखा है। अब ये जो आप देखोगे तो ये वाला प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे। अब अगर हम इस पूरे कंटेंट की बात करें तो इस पूरे कंटेंट में यहाँ पे आप लोगों के सामने किस तरीके की डिस्कवरी हुई थी, इसको आप यहाँ पे एक्सीडेंटल डिस्कवरी बोलते हैं। एक्सीडेंटल डिस्कवरी इसीलिए क्योंकि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग यहाँ पे एंटीबायोटिक बनाने नहीं बैठे थे, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर हम अगर एक एक करके ऑप्शन देखेंगे तो देखिए यहाँ पे पहले ऑप्शन में बोल रखा है कि लॉस एंड थियरी प्ले अ सेंट्रल रोल इन डेवलपिंग साइंटिफिक नॉलेज, यानी कि साइंटिफिक नॉलेज, अगर आप वैज्ञानिक ज्ञान किसी तरीके से विकसित करना चाहते हैं तो उसमें जो नियम और सिद्धांत है वो एक केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा ये एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी, इसमें हमने कोई लॉ या कोई थ्योरी यहाँ पे लगाई नहीं, तो ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। इसके अलावा अगला है कि अ जनरल एंड यूनिवर्सल साइंटिफिक मेथड एग्जिस्ट। एक जनरल और यूनिवर्सल मेथड यहाँ पे हमने नहीं लगाया है, एक कोई सामान्य और सार्वभौमिक वैज्ञानिक विधि का हम लोगों ने यहाँ पे उपयोग नहीं किया, एक एक्सीडेंट के थ्रू ये डिस्कवरी यहाँ पे हुई थी, तो ये भी यहाँ पे गलत है। अगला है साइंटिफिक नॉलेज इज़ लॉन्ग लास्टिंग येट टेंटेटिव, यानी कि साइंटिफिक नॉलेज जो होती है काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग रहती है और टेंटेटिव रहती है, यानी कि चेंज होते रहती है, बट यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट के साथ ये फिट नहीं बैठेगा।
अब अगला ऑप्शन यहाँ पे है साइंटिफिक डिस्कवरी इज़ नॉट अ लीनियर प्रोसेस। साइंटिफिक डिस्कवरी यानी कि वैज्ञानिक खोज जो है एक रेखीय प्रक्रिया नहीं है। यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा कि ये एक्सीडेंटली डिस्कवर हुआ था, इसे जानबूझ के हम डिस्कवरी करेंगे, इस तरीके से डिस्कवर नहीं हुआ था। तो एक लीनियर प्रोसेस नहीं है साइंटिफिक डिस्कवरी, हम ये बोल सकते हैं। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का फोर्थ जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है। यह आपकी क्लास 8th की एनसीईआरटी में इसके बारे में हम लोगों को जिक्र किया गया है। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ, जिसके अंदर हम लोगों को बोल रखा है अ टीचर वांट टू ऑर्गेनाइज अ डिबेट फॉर स्टूडेंट। एक टीचर जो है यहाँ पे एक डिबेट का यानी कि एक वाद विवाद का आयोजन यहाँ पे करना चाहती है, जिसमें वो वेस्टेज ऑफ वाटर यानी कि पानी की जो बर्बादी होती है इस पे एक डिबेट रख रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम फॉर द पर्पस ऑफ असेसमेंट, यानी कि इनमें से कौन सा आकलन का उद्देश्य का यहाँ पे प्रतिफल नहीं है, अधिगम प्रतिफल नहीं है, आपको बताना है। तो नॉट वाले ऑप्शन को यहाँ पे आपको देखना है कि कौन सा नॉट वाला ऑप्शन यानी कि नेगेटिव ऑप्शन कौन सा होगा। तो अगर मैं एक एक करके ऑप्शन देखूँ तो यहाँ पे बोल रखा है कॉम्प्रिहेंड वेरियस कॉज ऑफ वेस्टेज ऑफ वाटर, यानी कि जल की बर्बादी के हमें विभिन्न कारण को समझना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, अगर वेस्टेज ऑफ वाटर को समझना चाहते हो तो उसके कारण को समझना ये अच्छी बात है, क्योंकि आपको नॉट वाला ऑप्शन ढूंढना है। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। अब अगला ऑप्शन यहाँ पे है कि कम्युनिकेट लॉजिकली देयर व्यू पॉइंट अबाउट वेस्टेज ऑफ वाटर, यानी कि बच्चों के व्यू पॉइंट को लॉजिकली समझना, तर्कपूर्वक समझना। तो ये तो तर्क संगत समझना, ये भी सही है, इसलिए ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। अगला है लिंक देयर डे टू डे एक्सपीरियंस से। तो बहुत अच्छा पॉइंट है कि वेस्टेज ऑफ वाटर क्यों हो रहा है, आप डे टू डे लाइफ से लिंक करो, तो ये पॉइंट भी अच्छा है। अगला है कंप्यूट विद अदर क्लासमेट बाय काउंटिंग देयर व्यू पॉइंट ऑन द इशू। अब इसमें यहाँ पे बोल रखा है कि बस अपने दोस्तों के व्यू पॉइंट को बस काउंट करना, तो इससे उनको ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, तो इस चीज़ को आप असेस नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पे आपका फोर्थ जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रखा है विच अमंग द फॉलोइंग इज अ कॉमन ऑल्टरनेटिव कंसेप्शन दैट अ टीचर इज लाइकली टू काउंटर वाइल टीचिंग हीट एंड टेम्परेचर टू ग्रेड 6 स्टूडेंट। यानी कि यहाँ पे बोल रखा है कि ऊष्मा और तापमान इस चैप्टर को, इस पाठ को पढ़ाते हुए शिक्षक को निम्नलिखित में से कौन सी सामान्य वैकल्पिक संकल्पना का सामना करना पड़ सकता है। तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रखा है कि अगर आप हीट एंड टेम्परेचर इस चैप्टर को आप पढ़ा रहे हो तो यहाँ पर आप लोगों को कौन से ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन का यहाँ पे सामना करना पड़ सकता है। अब ऑल्टरनेटिव जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो बच्चों के किस तरीके से होते हैं, जो कि बच्चों को एक तरीके से डाउट लेके आते हैं, यानी कि बच्चों के कुछ ऐसे डाउट होते हैं जो कि यहाँ पे उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे क्या करते हैं, बच्चों को समझने में दिक्कत करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ब्लैंकेट जो है वो हीट को ट्रैप कर देती है और वो हम लोगों को गर्म रखती है, तो ये तो आपका बिल्कुल सही है। अब इस कॉन्सेप्ट में तो कोई भी आपका मिस्टेक नहीं है, तो ये वाला आंसर इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। अगला है कि टेम्परेचर इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्टिकुलर मटेरियल। अब टेम्परेचर जो होता है, तापमान जो होता है, एक सामग्री के विशेष गुण नहीं होता, का विशेष गुण नहीं होता। अगर हम उसके आसपास का टेम्परेचर चेंज कर देंगे तो मटेरियल का टेम्परेचर भी बदल जाएगा। जैसे कि अगर एक स्टील के चम्मच है, उस स्टील के चम्मच को आप बाहर पे रखोगे नॉर्मल टेम्परेचर में तो उसके हिसाब से टेम्परेचर होगा, पर अगर मैं उसे फ्रिज के अंदर रख दूंगी तो वो आपका कैसा हो जाएगा, वो आपका ठंडा हो जाएगा। तो उस पर्टिकुलर मटेरियल का टेम्परेचर नहीं होता, उसके आसपास के टेम्परेचर के हिसाब से ये टेम्परेचर उसका बनता है। तो ये यहाँ पे बच्चों को डाउट हो सकता है। अगला यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है कंडक्टर गेन एंड लूज हीट इजीली। ये तो यहाँ पे सही है, ये यहाँ पे डाउट बच्चे को होगा नहीं। अगला यहाँ पे है कि हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम वार्मर एरिया टू कूलर एरिया, ये वाला कॉन्सेप्ट भी सही है। तो ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन क्या हो सकता है कि बच्चे को लगेगा कि किसी भी पर्टिकुलर मटेरियल का टेम्परेचर होता है, किसी भी पर्टिकुलर मटेरियल का टेम्परेचर नहीं होता, उसके आसपास का टेम्परेचर होता है, उसके हिसाब से बच्चे को बताना है कि उस पर्टिकुलर मटेरियल का टेम्परेचर भी चेंज होता है। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ, जिसके अंदर हमें क्या बोल रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन एग्रीमेंट
विथ आवर कॉन्टेम्प्रेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर ऑफ साइंस। मतलब इसमें से नॉट वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे देखना है कि इनमें से कौन सा नेचर ऑफ साइंस का एक जो हमारा कॉन्टेम्प्रेरी अंडरस्टैंडिंग है उसके लिए यहाँ पे आर्गुमेंट गलत दे रखा है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो पहला ऑप्शन क्या बोल रखा है, पहला ऑप्शन साइंस इज़ ड्यूरेबल बट इज़ सब्जेक्टिव टू चेंज। अब यहाँ पे हमें बोल रखा है कि साइंस क्या है, ड्यूरेबल है, ये यहाँ पे स्थायी है और परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील टेंटेटिव होता है, अगर साइंस में अगर आप कोई भी चेंज नहीं करोगे तो जो लॉ बने हैं वो आपके स्टिक कराए जाएंगे, तो ये आपका सही ऑप्शन है। अगला है ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटल एविडेंस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द जनरेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। सिंपल सी बात है, अगर आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे प्रेक्षण करोगे और यहाँ पे प्रयोग करोगे तो वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो ये बिल्कुल यहाँ पे सही है। अगला यहाँ पे साइंटिफिक आइडिया आर अनअफेक्टेड बाय सोशल एंड हिस्टोरिकल सेटिंग, ये यहाँ पे गलत है। जो हमारे साइंटिफिक आइडियाज़ होते हैं वे भी हमारे सोशल और हमारे हिस्टोरिकल सेटिंग से अफेक्ट होते हैं। जैसे कि अगर आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर में आप लोगों को अलग अलग यहाँ पे जो साइंटिस्ट है उनकी थ्योरी आपको स्टडी करनी पड़ती है, उनकी थ्योरी आप स्टडी करते हो तब जाके आप फाइनल कंक्लूजन तक पहुंचते हो। तो हिस्टोरिकल सेटिंग आपको समझना है, सोशल के अंदर आपका एनवायरनमेंट वगैरह आ जाएगा। तो हमारे एनवायरनमेंट और साइंस जो है वो तो इंटरलिंक्ड है, तो अनअफेक्टेड हम नहीं बोल सकते, ये गलत है। अब अगला है देयर इज़ नो सिंगल वे टू डू साइंस। अब एक ही सिंगल वे नहीं होता, एक से ज़्यादा तरीका होता है, तो ये यहाँ पे सही है। यहाँ पे आप लोगों का गलत ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे आप लोगों का गलत ऑप्शन होगा थर्ड, क्योंकि आपको नॉट वाला ढूंढना था, इसीलिए थर्ड जो ऑप्शन है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ, जिसमें बोल रखा है What kind of question would you recommend for an open book text? अब यहाँ पे ओपन बुक टेस्ट यहाँ पे रखा गया, तो इसमें किस तरीके का आप क्वेश्चन जो है वो रेकमेंड करोगे। सबसे पहले जो स्टेटमेंट और प्रिंसिपल, ये तो रटी रटाई चीज़ें हैं, बच्चे डायरेक्ट कॉपी कर लेंगे, तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे नहीं होना चाहिए। डेफिनेशन सीधा सीधा बच्चा कॉपी पेस्ट करेगा, बच्चा को सीखेगा नहीं। बच्चे को क्या करना है, बच्चे को जो भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हो उसका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन देना है यहाँ पे। इससे बच्चे की क्रिएटिविटी जो है वो यहाँ पे सामने आएगी, तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला है डेरिवेटिव ऑफ सिग्निफिकेंट रिलेशन, तो ये भी बच्चा जो है कॉपी कर सकता है डायरेक्ट। तो इसमें बच्चे को क्रिएटिविटी या फिर कुछ अलग सा एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है ये आपका सबसे ज़्यादा यहाँ पे अप्रोप्रिएट होगा। अब मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या बोल रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ एनवायरमेंटल वैलिडिटी ऑफ अ साइंस करिकुलम। यानी कि जो यहाँ पे पर्यावरणीय वैधता होती है इससे संबंधित कौन सा जो ऑप्शन है यहाँ पे सही तरीके से हम लोगों को दिया गया है। अगर हम एनवायरनमेंट की बात करें तो एनवायरनमेंट से हमें चीज़ें यहाँ पे लिंक करनी है। अगर आप लास्ट ऑप्शन देखें तो यहाँ पे बोल रखा है देयर शुड बी अ डिपिक्टेड चैप्टर ऑफ ऑन एनवायरनमेंट एजुकेशन इन द साइंस टेक्स्ट बुक, यानी कि एक चैप्टर तो होना ही चाहिए एनवायरनमेंट से रिलेटेड। तो इसका मतलब ये नहीं कि एनवायरनमेंट वैलिडिटी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी, तो ये ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट है। अगला अगर इससे पहले वाला देखते हैं, वैलिडिटी ऑफ साइंस करिकुलम हैज़ टू असेस बाय एक्सपर्ट फ्रॉम द एरिया ऑफ एनवायरनमेंट एजुकेशन, यानी कि जो विज्ञान पाठ्यक्रम की वैधता है उसका आकलन जो है यहाँ पे एक विशेषज्ञ द्वारा किया जाना चाहिए जो कि पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ है। इसका मतलब ये भी नहीं है। अगला है साइंस हैज़ टू बी टॉट विद द सोल फोकस ऑन एनवायरनमेंट कंजर्वेशन, यानी कि सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को यहाँ पे पर्यावरण संरक्षण कैसे करना है इसके बारे में पढ़ाना है, तो केवल की वजह से ये ऑप्शन भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। अब पहला ऑप्शन यहाँ पे है जिसमें बोल रखा है कि साइंटिफिक कॉन्सेप्ट को हम लोगों को लर्नर के लोकल और ग्लोबल एनवायरनमेंट के साथ लिंक करना है, यही आप NCF के अंदर भी पढ़ते हैं। लिंक वाला जो ऑप्शन है ये आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन है, इस वजह से इस क्वेश्चन का फर्स्ट जो ऑप्शन होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर है।
अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को क्या बोल रखा है, अ टीचर वांटेड हर स्टूडेंट टू इन्वेस्टिगेट द इफेक्ट ऑफ लाइट कलर ऑन प्लांट ग्रोथ। यानी कि प्लांट की ग्रोथ में यहाँ पे लाइट के कलर का क्या इफेक्ट होता है, इस चीज़ को समझने के लिए बच्चों को इन्वेस्टिगेशन करा रही है। सी गाइडेड हर स्टूडेंट टू सेट अप एन एक्सपेरिमेंट बेस्ड ऑन वेरिंग फैक्टर ऑफ इंटरेस्ट वाइल कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट। यानी कि कुछ फैक्टर जो है वहाँ पे वेरी करने वाले रखने हैं और कुछ फैक्टर जो हैं वो कांस्टेंट फैक्टर रखने हैं। अब यहाँ पे बोल रखा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड बी ट्रू अबाउट द एक्सपेरिमेंट दे सेट फॉर द पर्पस। अब इस एक्सपेरिमेंट के अंदर टीचर क्या चाह रही है, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर टीचर यहाँ पे प्लांट की ग्रोथ को चेक करना चाह रही है। यही चेक करना चाह रही है कि प्लांट की ग्रोथ जो है किस तरीके से इस पे किस तरीके से इफ़ेक्ट पड़ता है, किस चीज़ का, लाइट के कलर का। यानी कि लाइट के कलर का पौधों के ग्रोथ पर, पौधे के वृद्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस चीज़ का वो जांच करवाना चाहती है। किस चीज़ का जांच करवाना चाहती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके आगे पीछे क्या दे रखा है हमें उससे कोई लेना देना नहीं। तो दो तरीके के वेरिएबल होते हैं, एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक कंट्रोल वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल कौन से होते हैं, ऐसे वेरिएबल जिसको हम टेस्ट करेंगे या फिर जिसको आप मेज़र करोगे, और कंट्रोल वेरिएबल होंगे जो कि सेम रहेंगे और पूरे के पूरे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर आप क्या चीज़ चेक करना चाह रहे हो, आप चेक करना चाह रहे हो प्लांट की ग्रोथ को, तो पौधे की जो वृद्धि है आप इसे क्या करोगे, आप इसे मापोगे। यानी कि पौधे के ग्रोथ को आप मेज़र करोगे, तो जिस चीज़ को आप मेज़र करते हो वो आपका होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो आंख बंद करके हम इस क्वेश्चन में बोलेंगे कि प्लांट का जो ग्रोथ है इसमें क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। इसके अलावा लाइट ऑफ कलर जो है वो यहाँ पे आपका डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, वो आप यहाँ पे चेक करने के लिए यूज़ कर रहे हो। इसके अलावा लाइट कलर जो है लाइट का, वे आपका यहाँ पे क्या है, वे आपका एक यहाँ पे चेकिंग फैक्टर है। तो यहाँ पे आप इसे इन पॉइंट को कंसिडर नहीं करोगे। जिस चीज़ को आपको चेक करना होता है उस चीज़ के बिहाफ में हम इस तरीके के क्वेश्चन का आंसर देते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, हम यहाँ पे कहेंगे कि प्लांट का जो ग्रोथ है वे आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, और किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, ये आपका लाइट के कलर पे यहाँ पे डिपेंड कर रहा है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का फर्स्ट जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ, जिसके अंदर हमें क्या बोल रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल एंड केमिकल चेंज टू क्लास 6 स्टूडेंट। क्लास 6 के स्टूडेंट को फिजिकल और केमिकल चेंज का कॉन्सेप्ट पढ़ाना है, तो इनमें सबसे बढ़िया क्या होगा। तो आपको ऐसे ऑप्शन को चूज़ करना है जिसमें आप चीज़ों को डिस्कस कर रहे हो, जिसमें आप बच्चों के साथ इंटरैक्ट कर रहे हो, सीधा आप मीनिंग, डेफिनेशन, इन चीज़ों को नहीं बताओगे। तो पहला ऑप्शन में है कि स्टेट द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज, ये तो हम बाद में करेंगे जब हम उस टॉपिक को पढ़ा देंगे। अगला है कि इनिशिएट अ डिस्कशन ऑन स्टूडेंट एवरीडे ऑब्जर्वेशन, ये आपका बेस्ट ऑप्शन है कि कौन कौन से तरीके के चेंज आप डे टू डे लाइफ में देखते हो उसके बारे में आप डिस्कस करो। अगला है इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन हम बाद में बताएंगे, तो ये यहाँ पे गलत है। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंज, ये भी हम बाद में बताएंगे। क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन आप डिस्कशन से स्टार्ट करोगे, इस हिसाब से सेकंड जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है। अब मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ, जिसके अंदर ये बोल रखा है कि इनमें से कौन सी एबिलिटी आपको रिकॉल करने की एबिलिटी यहाँ पे दिखाएगी। यानी कि आप किसी भी चीज़ को कितना अच्छे से समझ गए हैं, कितना अच्छे से आपको कॉन्सेप्चुअल कॉम्प्रिहेंशन हो गया है उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का किसी लर्नर को, तो हम किस तरीके से इंडिकेट करेंगे। तो देखिए रिकॉल का मतलब ये नहीं होता कि आप सीधा सीधा उसकी परिभाषा बता पा रहे हैं। रिकॉल का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी भी चीज़ की यूनिट आप फटाफट बता पा रहे हैं या फिर आप किसी सिंबल को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। तो रिकॉल का मतलब होता क्या है कि रिकॉल मतलब आप किसी भी चीज़ के बारे में अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाए, फॉर एग्जांपल करंट चैप्टर अगर आपको पढ़ाया जाए,
तो आप यहाँ पे जो करंट में जो चेंजेस आ रहे हैं ड्यू टू चेंज इन वोल्टेज, इसके फैक्टर्स को आप यहाँ पे बता पाओ। यानी कि इस ऑप्शन का मतलब क्या है, इस ऑप्शन का मतलब ये है कि आप उसे डे टू डे लाइफ के साथ लिंक कर पाओ, तब जाके आप बता पाओगे कि जो करंट में जो चेंजेस हो रहे हैं वो वोल्टेज में चेंजेस की वजह से है। करंट में जो आपके घर में चेंजेस हो रहा है वो वोल्टेज में फ्लक्चुएशन की वजह से चेंजेस हो रहे हैं। तो ये अगर आप यहाँ पे अनुमान लगा पा रहे हो तो उस कॉन्सेप्ट को आपने अच्छी तरीके से यहाँ पे पढ़ लिया है। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे बोल रखा है साइंस और जो सूडो साइंस होता है इसमें क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो सूडो साइंस होता है और साइंस होता है इसमें यहाँ पे डिफरेंस ये होता है कि साइंस को हम टेस्ट कर सकते हैं उसकी करेक्टनेस के हिसाब से, यानी कि वो करेक्ट है या नहीं है इसके हिसाब से हम उसे टेस्ट कर सकते हैं। जबकि सूडो साइंस जो होता है ये आपकी एक तरीके की थ्योरी होती है जिसको हम यहाँ पे टेस्ट नहीं करते उनकी इनकरेक्टनेस के हिसाब से। कभी भी इस टॉपिक का क्वेश्चन आए तो साइंस जो है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है उसके हिसाब से हम उसे टेस्ट कर सकते हैं। जबकि जो आपके सूडो साइंस होते हैं वो एक तरीके की थ्योरी होते हैं जो कि फॉर्मुलेट किए जाते हैं जिसको हम टेस्ट नहीं करते। ये इन दोनों में मेन डिफरेंस है। तो इस क्वेश्चन का सेकंड जो ऑप्शन होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। एक अच्छा सा क्वेश्चन है, आप देख पाएंगे जो भी क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं काफ़ी लेंदी क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिले होंगे। आपको यहाँ पर साइंस की पेडागोजी में कुछ क्वेश्चन जो है काफ़ी लेंदी मिलते हैं जिनको आपको अच्छे से रीड करना है। अब यहाँ पे बोल रखा है कि टीचर जो है लॉ ऑफ फ्लोटेशन यहाँ पे बच्चों को पढ़ा रही है और टीचर यहाँ पे स्टार्ट कैसे करती हैं, मीनिंग यहाँ पे बताती हैं उस टॉपिक का, यानी कि फ्लोटेशन टॉपिक का। अगर आपने यहाँ तक पढ़ लिया है क्वेश्चन तो इससे आपको एक क्लियर हो जाएगा कि ये स्ट्रैटेजी अप्रोप्रिएट नहीं है। ये स्ट्रैटेजी अप्रोप्रिएट क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे आप क्लासरूम को कभी भी किसी भी चीज़ की मीनिंग, किसी भी चीज़ की डेफिनेशन के साथ शुरू नहीं कर सकते, परिभाषा के साथ शुरू नहीं कर सकते। आपको क्लास को डिस्कशन के साथ शुरू करना है। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, हम यहाँ पे बोलेंगे कि ये अनअप्रोप्रिएट तरीका है। क्यों अनअप्रोप्रिएट तरीका है? क्योंकि यहाँ पर इसके अंदर क्या किया जा रहा है, ये जो तरीका है वो काफ़ी ज़्यादा आपका प्रिस्क्रिप्टिव है और इसमें इन्वेस्टिगेशन बच्चा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? अब देखिए आगे जरा इस क्वेश्चन को पढ़िए। टीचर ने सीधा फ्लोटेशन का मीनिंग बताया। 3 ऑब्जेक्ट यहाँ पे डिफरेंट साइज़ के दिए, उन्हें पानी में यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। कुछ ऑब्जेक्ट जो है वहाँ पे सिंक कर गए, कुछ ऑब्जेक्ट फ्लोट कर गए और इस तरीके से पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा है। तो इसमें बच्चा जो है यहाँ पर खुद इन्वेस्टिगेट थोड़ी कर रहा है, बच्चा तो बस देख रहा है और बच्चा बस अपनी कॉपी में पेन डाउन कर रहा है। हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि टीचर को और ज़्यादा मटेरियल यहाँ पे यूज़ करने चाहिए थे एक्टिविटी के लिए, तो ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका 4th ऑप्शन। इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको देखना है कि जो क्लास है कहाँ से स्टार्ट हो रही है, डिस्कशन से स्टार्ट हो रही है या फिर मीनिंग से स्टार्ट हो रही है, तो आपको उस तरीके से क्वेश्चन में आगे बढ़ना है। अब मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। अब देखिए जो डिपेंडेंट और आपका कंट्रोल वेरिएबल है उससे रिलेटेड फिर से एक क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहाँ पे टीचर क्या बोल रही है, टीचर वांट हर स्टूडेंट टू इन्वेस्टिगेट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, यानी कि रेजिस्टेंस में टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा एक गिवन मटेरियल जिसका लेंथ आपको यहाँ पे दे रखा है और वो एक्सपेरिमेंट में आपको आगे आगे गाइड करती है। हमें आगे से कोई लेना देना नहीं है, हमें देखना है कि इस एक्टिविटी में या फिर इस एक्सपेरिमेंट में किया क्या जा रहा है। इस एक्सपेरिमेंट में किया क्या जा रहा है, रजिस्टेंस में होने वाले चेंजेस को देखा जा रहा है और रजिस्टेंस में होने वाले चेंजेस को किसके बेसिस पे देखा जा रहा है, यहाँ पर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के बेसिस पे देखा जा रहा है। तो ये आपको देखना है बस। अब आप मुझे बताइए कि इसमें किस चीज़ में चेंज होगा। इसमें यहाँ पर अगर आप टेम्परेचर में बदलाव लाओगे तो रेजिस्टेंस में चेंज होगा। तो फाइनल चेंज आप किस चीज़ में चेक कर रहे हो, फाइनल चेंज आप रेजिस्टेंस में चेक कर रहे हो। तो रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस यहाँ पे हो जाएगा, रेजिस्टेंस ऑफ वायर जो होगा वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आ गया तो मैं उम्मीद करूँगी कि आप इजीली कर पाओगे कौन से डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं जो कि आपके चेंज
हो जाएं, ये आपका चेंज होगा किसकी वजह से? टेम्परेचर की वजह से। और टेम्परेचर को हम लोगों को टेम्परेचर को कंसिडर नहीं करना, जिसमें फाइनल चेंज होगा हमें सिर्फ उसको कंसिडर करके अपने आंसर को यहाँ पे देना होता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमसे पूछ रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिजायरेबल प्रैक्टिस टू बी अडॉप्ट बाय साइंस टीचर इन हर क्लास। यानी कि अपनी कक्षा में एक विज्ञान शिक्षक या शिक्षिका को अपनाई जाने वाली निम्नलिखित में से एक वांछित प्रथा क्या होगी? तो कौन सी एक डिज़ायरेबल प्रैक्टिस टीचर को यहाँ पे अपनानी चाहिए? यहाँ पे हमसे पूछ रखा है डिस्करेज करना स्टूडेंट को, यानी कि यहाँ पे हतोत्साहित करना, ये तो बिल्कुल ही गलत है, ये तो किसी भी टीचर को अपनाना नहीं चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। इसके अलावा आप यहाँ पे एक वर्ड देखोगे एनकरेज, एनकरेज से आपको लगेगा ये ऑप्शन सही है, पर पूरा पढ़ लीजिए। encourage student to consider science teacher as the ultimate authority of knowledge। साइंस टीचर अल्टीमेट अथॉरिटी नहीं होती, साइंस टीचर यहाँ पे हम लोगों की क्या है, एक सोर्स ऑफ नॉलेज है, तो ये वाला ऑप्शन भी यहाँ पे गलत है। स्ट्रिक्टली आपको डिसअलाउ करना है कि बच्चे मदर टंग में बात करें, तो ये भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपको स्टूडेंट को एनकरेज करना है कि वो आपके फ्रीली डिस्क्राइब करे अपनी अंडरस्टैंडिंग को किसी भी फिनोमिना को लेके। यहाँ पे तीसरा जो ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट होगा। आई होप यहाँ तक के क्वेश्चन आपको क्लियर हो रहे होंगे। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे आपको एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होगा। एक टीचर जो है यहाँ पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर रही है और उसको कुछ फेमिलियर एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे कंपेयर कर रही है, जैसे कि फ्लो ऑफ वाटर हो गया। जैसे फ्लो ऑफ वाटर कहाँ से कहाँ जाता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाता है, ऐसे ही फ्लो ऑफ करंट भी आपका मूव करता है। या फिर अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दे दिया जाए कि जैसे जे थॉमसन हो गया, जे थॉमसन ने हम लोगों का क्या किया था, जे थॉमसन ने यहाँ पे एटम को एक क्रिसमस की पुडिंग के साथ यहाँ पे कंपेयर किया था। इसके अलावा इस तरीके का क्वेश्चन दे दिया गया कि लाइजोसोम को हम क्या बोलते हैं, लाइजोसोम को किसके साथ कंपेयर किया जाता है, लाइजोसोम को सुसाइडल बैग के साथ यहाँ पे कंपेयर किया जाता है। इसके अलावा अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया का एग्जांपल दें, माइटोकॉन्ड्रिया को किसके साथ कंपेयर किया जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल के साथ। सिंपल सी बात है, जहाँ पर भी हम कंपैरिजन करके पढ़ाएंगे किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को, साइंस के कॉन्सेप्ट को, तो इस पर्टिकुलर तरीके को हम लोग क्या बोलते हैं, इस पर्टिकुलर तरीक़ों को हम एनालॉजी के नाम से जानते हैं। आपके एग्जामिनर ने अभी ये पूछा, आपके एग्जामिनर जे थॉमसन का एग्जाम्पल दे सकते हैं, आपके एग्जाम्पल लाइजोम का एग्जाम्पल दे सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया जिसे आप पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं, इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। अगर आप साइंस के कोई भी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को किसी और टॉपिक के साथ रिलेट करके पढ़ाते हो, तो यहाँ पे कंपेयर करके पढ़ाने को हम एनालॉजी के नाम से जानते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अब इसमें मैच द फॉलोइंग आपको यहाँ पे करना है, और इस मैच द फॉलोइंग में सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है थियरी, अगला दे रखा है हाइपोथेसिस जिसे परिकल्पना बोलते हो, इसके अलावा वैज्ञानिक नियम, उसके अलावा वैज्ञानिक प्रयोग। तो इसमें से ये क्या क्या है। अब अगर हम देखें तो एक्सपेरिमेंट जो होता है ये आपका क्या है, ये आप किसी भी कंजक्टर को एक यहाँ पे कंट्रोल मेथड से प्रूव करते हो। सिंपल सी बात है, एक्सपेरिमेंट का आपका एम जो होता है वह फिक्स होता है और आपको पता है कि भैया मुझे तो यही आंसर लेके आना है, तो एक कंट्रोल मेथड माना जाता है। तो यहाँ पे जो 4 होगा इसका ए होना चाहिए, और 4 का ए जो है वो आपको एक ही ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे साइंटिफिक लॉ की बात करें, साइंटिफिक लॉ होते हैं क्या है, साइंटिफिक लॉ बेसिकली ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जो कि किसी भी चीज़ के बारे में हम लोगों को रिलेशन बताते हैं। तो यहाँ पे थर्ड का क्या होगा, थर्ड का यहाँ पे 4 होगा, जो कि आपको एक ही ऑप्शन में यहाँ पे दे रखा है। इसके अलावा हाइपोथेसिस क्या होते हैं, हाइपोथेसिस बेसिकली हम किनको बोलते हैं, ये आपकी एक तरीके से कुछ टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन होते हैं जो कि हम लोगों ने यहाँ पे दिए होते हैं। और अगर आप थियोरी की बात करें, थियोरी बेसिकली क्या होते हैं, जो कि एक पूरे एक्सप्लेनेशन के बाद आपके तैयार होते हैं। तो हम कहेंगे थियोरी क्या है, थियोरी का यहाँ पे होगा सी, जो कि आपको यहाँ पे 4th ऑप्शन में दे रखा है। इस हिसाब से 4th जो ऑप्शन है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ, जिसमें बोल रखा है कि एक क्लास 6 की टीचर है जो कि अपनी क्लास को स्टार्ट करती है, और यहाँ पे वो क्या करती है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल को सबसे पहले वो एक्सप्लेन करती है, किसके, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करती है।
उसके बाद वो यहाँ पे एलिमेंट और कंपाउंड का कॉन्सेप्ट पढ़ाती है। तो यहाँ पे बोल रखा है कि इस तरीके से वो कौन सी करिकुलर वैलिडिटी जो है यहाँ पे वॉयलेट हो रही है। वॉयलेट का मतलब क्या है कि कौन सी यहाँ पे किसका उल्लेखन किया जा रहा है, ये यहाँ पे पूछ रखा है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो सिंपल सी बात है कि टीचर ने क्या किया, टीचर ने अपनी क्लास को सीधा सीधा यहाँ पे क्या किया, उनकी प्रॉपर्टी बताने से यानी कि एक्सप्लेनेशन से स्टार्ट कर दिया। ये एनवायरनमेंट से लिंक तो नहीं है, ये उनके एथिक्स से लिंक नहीं है, हिस्ट्री से लिंक नहीं है, बट अगर आप सीधा सीधा प्रॉपर्टी बताओगे, टॉपिक को आप डिस्कस नहीं करोगे, रिलेट नहीं करोगे, तो उनके कोग्निशन पर प्रभाव पड़ेगा, उनके संज्ञान पर प्रभाव पड़ेगा। इस तरीके का क्वेश्चन आपका अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का थर्ड जो ऑप्शन है यानी कि जो कोग्निटिव वैलिडिटी होगी, इसका वॉयलेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आप लोगों को एक तरफ ऑब्जर्विंग हो गया, एक तरफ यहाँ पे हाइपोथाइजिंग हो गया, एक तरफ प्रिडिक्शन हो गया, कम्युनिकेटिंग हो गया, डिज़ाइनिंग, इस तरीके के टर्म दे रखे हैं, और जिसको आपको यहाँ पे मैच द फॉलोइंग आपको यहाँ पे करना है। तो देखिए ऑब्जर्विंग का मतलब क्या होता है। ऑब्जर्विंग मतलब अगर आप किसी भी चीज़ को यहाँ पे देख के बताते हो कि वो गलत है या सही है, और सिंपल सी बात है ऑब्जर्व करने का मतलब है कि अगर आप दो चीज़ों को देख के उनके बीच में अंतर बता रहे हो, तो आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो कि भैया ये ऐसा है, ये ऐसा है, आपने देख के बताया। तो ए का क्या होगा, ए का होगा कि सिमिलर या फिर डिफरेंट चीज़ों को आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हो। तो ए का होगा 4, और ए का 4 दो ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो ये आप इस तरीके से काट दीजिए। इसके अलावा हाइपोथाइजिंग का मतलब मैंने अभी आप लोगों के साथ क्या डिस्कस किया था। हाइपोथाइजिंग का मतलब क्या है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो कि कुछ आप एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश कर रहे हो, कुछ अटेम्प्ट कर रहे हो एक्सप्लेनेशन देने की, और ये एक तरीके से हम लोग जो परिकल्पना होती है उसके आधार पर एक एक्सप्लेनेशन देते हैं। यहाँ पे हाइपोथेसिस आप रख रहे हो। इसके अलावा प्रिडिक्टिंग वर्ड का मतलब क्या है। प्रिडिक्टिंग वर्ड का मतलब है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे किसी अनफेमिलियर सिचुएशन में कुछ पैटर्न यहाँ पे ढूंढने की कोशिश कर रहे हो और एक अनुमान लगा रहे हो कि ऐसा ऐसा हो सकता है। तो सी का क्या होगा, सी का होगा यहाँ पे 5। कम्युनिटी यहाँ पे कम्युनिकेटिंग का वर्ड का मतलब क्या होगा कि आप यहाँ पे बेसिकली क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे जो रिज़ल्ट जब हम बताते हैं, ये मैंने आप लोगों के साथ अलग से भी बताया था, जब आप किसी भी चीज़ का रिज़ल्ट या फिर समराइज़ करो, तो ये रिज़ल्ट जब डिस्प्ले करते हैं तब हम यहाँ पे कम्युनिकेटिंग वर्ड यूज़ करते हैं। और कोई डिज़ाइनिंग मतलब कोई अगर आप फंक्शनिंग मॉडल वगैरह बना रहे हो तो आप डिज़ाइन कर रहे हो उस चीज़ को। तो यहाँ पे जो सेकेंड ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ, जिसमें बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स इन क्लास 6। फोर्स जो है इस टॉपिक को आपको पढ़ाना है, तो सबसे अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी क्या होगी। डेफिनेशन बताना, परिभाषा बताना, ये बाद में करना है। रिलेशन बताना फोर्स और एक्सेलरेशन, ये भी आप बाद में करोगे। डेमोन्स्ट्रेट करना यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट दैट इक्वल एक्शन हैज़ एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो देखिए यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट आपका थर्ड लॉ का चलेगा, इससे आप फोर्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं पढ़ा सकते। यहाँ पे स्टूडेंट को एंगेज करना पुश एंड पुल एक्टिविटी से, क्योंकि पुश एंड पुल जो है होता है यही आपके फोर्स की डेफिनेशन होती है। और अगर आप बिल्कुल बेसिक सा पढ़ा रहे हैं तो पुश जो फोर्स की डेफिनेशन है वो यही होती है, पुश एंड पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आपका फोर्थ जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ, जिसके अंदर ये बोल रखा है कि आइडेंटिफाई द ओपन एंडेड असेसमेंट आइटम अमंग द फॉलोइंग। अब आपको ओपन एंडेड यानी कि जो खुले अंत वाले आकलन पद होते हैं उनको यहाँ पे पहचानना है। तो जरा हम यहाँ पे देखते हैं ऐसे क्वेश्चन जिसके आपके मल्टीपल आंसर आ सकते हैं। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। ह्यूमन आई को डिस्क्राइब करना एक फिक्स आंसर यहाँ पे होगा, तो पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इमेज फॉर्मेशन इन ह्यूमन आई, ये भी फिक्स है तो ये भी नहीं होगा। डिस्क्राइब एनी 3 वे इन विच ह्यूमन आई रिजेंबल टू कैमरा, ह्यूमन आई जो है हमारे कैमरा से कैसे रिजेंबल करता है, 3 कारण बताइए, ये भी फिक्स होगा। अगला यहाँ पे व्हाट वुड हैव हैपन इफ ह्यूमन आई डज नॉट हैव बाइनोकुलर विजन, इसमें अगर बाइनोकुलर विजन नहीं होगा तो क्या होगा। तो ऐसे वाले क्वेश्चन का मल्टीपल आंसर बच्चे दे सकते हैं कि ऐसा नहीं होगा तो क्या हो सकता है। इस तरीके का जो क्वेश्चन होगा ये ओपन एंडेड असेसमेंट को यहाँ पे प्रमोट करता है। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ,
जिसके अंदर ये बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिजायरेबल टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिस टू बी फॉलोड बाय साइंस टीचर इन अपर प्राइमरी क्लास, एक अपर प्राइमरी कक्षा में। यहाँ पे इनमें से कौन सा एक यहाँ पे वंचित शिक्षण अधिगम प्रथा नहीं है, यह आपको बतानी है। इनमें से कौन सा यहाँ पे सही नहीं होगा, यह आपको यहाँ पे बताना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन में बोल रखा फोकस ऑन बिल्डिंग कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। बिल्डिंग कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग सबसे बढ़िया होता है कि बच्चे को यहाँ पे उसके कॉन्सेप्ट समझ में आए, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। अगला है एम्पथाइज दैट साइंटिफिक टर्म कैरी द सेम मीनिंग एज दे डू इन एवरीडे लाइफ। तो देखिए सेम मीनिंग की वजह से यहाँ पे गलत हो जाएगा, यानी कि एवरीडे लाइफ में जो आप पढ़ रहे हो उसका बिल्कुल आपके जो साइंटिफिक टर्म है उसको आपको बिल्कुल सेम तरीके से रिलेट करना है, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, इससे बच्चा बर्डन फील करेगा। अगला है साइटिंग एग्जाम्पल फॉर अर्बन रूरल एज वेल एज ट्राइबल कॉन्सेप्ट टू एक्सप्लेन अ कॉन्सेप्ट। बहुत बढ़िया है, किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ाने के लिए हर तरीके के एरिया के आपको एग्जाम्पल लेने चाहिए, ये भी अच्छा है। अगला है पेइंग अटेंशन ऑफ स्टूडेंट कॉन्सेप्चुअल मिसअंडरस्टैंडिंग। तो बच्चों के जो यहाँ पे गलत यहाँ पे जो अवधारणा है उनके बारे में भी हम लोगों का अटेंशन देना है, क्योंकि अगर वो ठीक नहीं होंगे तो बच्चों के कॉन्सेप्ट वीक रह जाएंगे। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका सेकेंड ऑप्शन। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर क्या बोल रखा है, यहाँ पे बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द बेस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ बाइंड फोर्स। अगर आपको बाइंड फोर्स पढ़ाना है तो इसमें सबसे बेस्ट एक्टिविटी क्या होगी या फिर बेस्ट तरीका क्या होगा। तो देखिए बाइंड फोर्स क्या होता है, एक नीचे से लगने वाला फोर्स होता है, और अगर ये जो बाइंड फोर्स होगा BF मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, अगर ये बाइंड फोर्स ज़्यादा होगा तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, यहाँ पे ये फ्लोट करेगा, और अगर ये बाइंड फोर्स आपका कम होगा तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या करेगा, नीचे आपका सिंक कर जाएगा। तो सिंपल सी बात है, बाइंड फोर्स के टॉपिक में फ्लोट और सिंक का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ रहा है, तो सीधा सीधा आप परिभाषा तो नहीं बताएंगे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी सीधा सीधा नहीं बताएंगे, इसके अलावा कैच एंड थ्रो एक्टिविटी से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। यहाँ पे आप फ्लोटिंग और सिंकिंग का एक्टिविटी कराएंगे, जो कि आपको फोर्थ ऑप्शन में यहाँ पे दे रखा है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, यहाँ पे हमसे पूछ रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस इज लीस्ट लाइकली टू सर्व थ्रू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साइंस फेयर इन स्कूल। जो साइंस फेयर ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका इनमें से लीस्ट कौन सा पर्पस है, मतलब इनमें से कौन से पर्पस को हम यहाँ पे नकारेंगे। तो देखिए साइंटिफिक फेयर से कम्युनिटी और सोसाइटी जो है स्कूल से क्लोज आती है, ये तो बिल्कुल सही है। इसके अलावा आप यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देते हैं कि बच्चा इनोवेटिव आइडिया आपके सामने लाए, इसीलिए हम साइंस फेयर कंडक्ट कराते हैं, तो ये यहाँ पे सही है, तो यह इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। अगला है टू प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर एक्सचेंज ऑफ आइडिया। ये तो अच्छी बात है भैया, आप जब यहाँ साइंस फेयर वगैरह कर रहे हो तो बच्चों के आइडियाज़ जो होंगे वो एक्सचेंज होंगे। इसके अलावा अगला है टू आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक कॉन्सेप्चुअल डिफिकल्टी ऑफ इंडिविजुअल स्टूडेंट। तो ये तो आप कॉन्सेप्ट क्लियर करके करोगे, ना कि साइंस फेयर करा के। तो यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन है ये इस क्वेश्चन। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ, जिसमें बोल रखा है अ स्टूडेंट पुट सम आयरन नेल इन अ बीकर कंटेनिंग कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। एक स्टूडेंट ने एक आयरन नेल डाला जिसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, एंड राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन हर नोटबुक आफ्टर सम टाइम। तो देखिए यहाँ पे अगर आप एक आयरन नेल को एक कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालोगे तो सिंपल सा क्या होगा कि आयरन नेल जो है वो आपका क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, उसके जगह पे आ जाएगा। तो यहाँ पे उसने कुछ ऑब्जर्वेशन जो है वो यहाँ पे देखने के बाद लिखी है, तो चलिए जरा हम यहाँ पे देखते हैं। तो पहला बोल रखा है कि कलर ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस फ्रॉम पेल ब्लू टू पेल ग्रीन। तो कलर जो है वो चेंज होगा, और कलर का चेंज होना बच्चा जो है वो देख के बता सकता है। तो ये जो ए है वो ऑब्जर्वेशन है, तो ए तो ऑब्जर्वेशन है, हमें पता चल गया। इसके अलावा हमें बता रखा है कि द ब्राउन ग्रीन कोटिंग गेट फॉर्म ऑन अ आयरन नेल। एक ब्राउन ग्रीन कलर की कोटिंग जो होगी वो आयरन नेल के ऊपर आ जाएगी, वो भी बच्चा देख के बता सकता है। तो बी भी क्या है, बी भी यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है। अब आगे बोल रखा है आयरन नेल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। आयरन नेल जो होगा कॉपर को
उसके सॉल्ट सोल्यूशन से डिस्प्लेस जरूर कर देगा, पर ये आपको दिखेगा नहीं, ये दिखेगा थोड़ी, ये तो रिएक्शन हो रही है, दिखेगा नहीं। तो ये आपका क्या है, ये आपका यहाँ पे कंक्लूजन है, ना कि यहाँ पे ऑब्जर्वेशन। अगला है कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन, तो ये भी आपका क्या है, कंक्लूजन है। सिंपल सी बात है कि कलर जो चेंज हो गया उससे हम क्या कहेंगे, उसे ये कहेंगे कि आयरन जो है उसने डिस्प्लेस कर दिया कॉपर को, तो ये कंक्लूजन है। और कॉपर जो है वो लीस्ट रिएक्टिव है, और जो कंक्लूजन होता है उसको आप इन्फरेंस बोलते हैं, और जो आप देखते हैं उसको आप ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का फर्स्ट जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू रिगार्डिंग नेचर ऑफ साइंस। इनमें से कौन सा नेचर ऑफ साइंस के लिए यहाँ पे सही दे रखा है। तो देखिए, साइंस प्रमोट ये स्केप्टिसिज्म, यानी कि ये संदेहवाद को बढ़ावा देता है। अब आप कहोगे संदेह बढ़ाना ये तो गलत है। संदेह मतलब यहाँ पे डाउट आपके मन में क्रिएट करेगा, और उस डाउट को आप क्या करोगे, उस डाउट को यहाँ पे वेरीफाई करोगे, और वेरीफाई होने के बाद वो चीज़ यहाँ पे प्रूफ हो जाएगी। तो इस हिसाब से साइंस जो है स्केप्टिसिज्म को बढ़ावा देता है। और इसके अलावा यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमेशा ऑब्जेक्टिव होता है, ये ज़रूरी नहीं है, ये आपका ऑब्जेक्टिव भी होता है, सब्जेक्टिव भी होता है। साइंस इंटरडिसिप्लिनरी है। अगर हम देखें तो साइंस के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आप पढ़ते हो, तो ये एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है। इनफैक्ट साइंस का मैथ्स के साथ भी लिंक होता है, अदर सब्जेक्ट के साथ भी लिंक होता है, एनवायरनमेंट के साथ भी, तो ये यहाँ पे सही है। अब अगला है साइंस इज सेम अक्रॉस ऑल कल्चर। तो देखिए, सेम वर्ड की वजह से और ऑल कल्चर की वजह से ये वाला ऑप्शन भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट क्या होगा, यहाँ पे करेक्ट होगा ए और सी, जो कि आपको यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोल रखा है कि नेटिव कॉन्सेप्शन व्हेन चिल्ड्रन हैव अबाउट वेरियस साइंस कॉन्सेप्ट एंड फिनोमिना। अगर कोई नेटिव कॉन्सेप्शन बच्चे के अंदर है तो वो आप लोग यहाँ पे साइंस कंसेप्शन को लेके, तो ये चीज़ आपका क्या इंडिकेट करेगी। इसको आपको इग्नोर करना है, तो ये गलत है। आप किसी भी चीज़ को अस्वीकार नहीं कर सकते, इसको आपको बिल्कुल रिप्लेस कर देने को बोलना है कि भैया साइंस कॉन्सेप्ट में, साइंस में ऐसा नहीं होता, आप इस चीज़ को हटाइए, तो आप ऐसे नहीं बोल सकते। यहाँ पे बोल रखा है कि अगला ऑप्शन शुड बी चैलेंज बाय काउंटर एविडेंस। अब देखिए, बच्चे के पास किसी भी चीज़ को लेके कोई भी नेटिव कॉन्सेप्शन है, यानी कि कोई ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन है, तो आप क्या करो, सीधा सीधा उसे नकारो मत, आप उसे कुछ काउंटर एविडेंस दो कि भैया ऐसा नहीं होता है, ऐसे से ये चीज़ गलत है। तो इस तरीके से बच्चे को एविडेंस के साथ आंसर मिलेगा, तो कहीं ना कहीं बच्चा जो है उस चीज़ को फिर बाद में एक्सेप्ट करेगा। अगला है शुड बी यूज फॉर ग्रेडिंग फॉर करेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट। अब देखिए, आप सीधा ग्रेड आप उसे नहीं कर सकते, अगर उसके कुछ ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट है तो आप उसे कैसे चैलेंज कर सकते हैं, कुछ यहाँ पे करेक्ट या फिर काउंटर एविडेंस के साथ, ताकि बच्चा उस चीज़ को बाद में एक्सेप्ट कर ले। तो यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पोर्ट्रे अ कंस्ट्रक्टिव साइंस क्लासरूम। यानी कि एक यहाँ पे रचनात्मक विज्ञान कक्ष के बारे में यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एक कंस्ट्रक्टिव साइंस क्लासरूम होगी, आपको ये बताना है। यहाँ पे बोल रखा है कि द रोल ऑफ डायलॉग इज गिवन अटेंशन। अब कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम में आप जो डायलॉग वगैरह होगा उसमें अटेंशन आप दोगे ही। अगर आप यहाँ पे उस पर अटेंशन नहीं दोगे तो बच्चे के मन की बात बाहर कैसे आएगी। इसके अलावा यहाँ पे बच्चों के अंदर यहाँ मल्टीपल यहाँ पे पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, अलग अलग पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, ये यहाँ पे सही है। साथ ही साथ कनेक्टिंग साइंस विद अदर सब्जेक्ट एरिया इज़ हाईलाइटेड, यानी कि साइंस को आप अदर सब्जेक्ट के साथ हाईलाइट करोगे, ये भी यहाँ पे सही है। अगला है कि ऑब्जेक्टिविटी इन रिस्पॉन्स इज गिवन मोर इम्पॉर्टेंस। अब देखिए, ऑब्जेक्टिविटी पे ही हम सिर्फ ध्यान देंगे, ये यहाँ पे सही नहीं हो सकता। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों चीज़ें चलती हैं। असेसमेंट जो होगा वो आपका ज़्यादा करेक्ट और साइंटिफिक रिस्पॉन्स के हिसाब से आप करोगे, तो सिर्फ साइंटिफिक रिस्पॉन्स या फिर सही चीज़ों का पे ही आपको फोकस करना है, ये यहाँ पे गलत है। तो इस हिसाब से यहाँ पे डी और ई जो होगा वो इनकरेक्ट हो जाएगा, और कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम के लिए ए बी सी जो है यहाँ पे सही दे रखा है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये बोल रखा है कि एक टीचर जो है एक बार मैग्नेट को एक थ्रेड के साथ यहाँ पे सस्पेंड कर देती है, और उनको यहाँ पे कॉपी में कुछ स्टेटमेंट यहाँ पे लिखने को बोलती है।
तो देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि अ बार मैग्नेट कम्स टू रेस्ट इन सच अ पोजीशन दैट वन एंड इज़ अ नॉर्थ एंड अनदर एंड इज़ अ साउथ, यानी कि एक एंड जो है वो नॉर्थ पोल होगा, एक एंड जो होगा साउथ पोल होगा। ये बच्चा यहाँ पे देख सकता है, तो ये आपका ऑब्जर्वेशन होगा। इसके अलावा यहाँ पे बोल रखा है कि अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट जो होता है वे आपका नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है। ये बच्चा देख के हमेशा नहीं बता सकता है, ये हम एक्टिविटी से कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये कहेंगे कि एक बार मैग्नेट जब रेस्ट पोजीशन में आता है तो एक पोल उसका नॉर्थ होता है, एक पोल साउथ होता है। ये ऑब्जर्वेशन है और इसका कंक्लूजन हम ये निकालते हैं कि एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट में एक पोल नॉर्थ होता है, एक पोल साउथ होता है। तो स्टेटमेंट 1 जो होगा वो आपका ऑब्जर्वेशन है, जबकि स्टेटमेंट 2 जो है वो आपका इन्फ्रेंस है। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ, और एक टर्म यहाँ पे बता रखा है कम्युनिकेशन का मतलब क्या है। कम्युनिकेशन का मतलब है साइंस में कि आप यहाँ पे चीज़ों को लेके अवेयरनेस यहाँ पे लेके आओ। इसके अलावा कुछ ऐसे टॉपिक जो कि डे टू डे लाइफ रिसर्च से रिलेट करते हैं, जैसे कि हेल्थ हो गया, फूड हो गया, इसके अलावा सेफ्टी हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, इसमें आप कम्युनिकेशन को यूज़ करोगे जिसमें अवेयरनेस आएगी और कहीं ना कहीं आप यहाँ पे क्या करोगे, एक कंक्लूजन लेके आओगे। अब यहाँ पे बोल रखा है एक इंटरव्यू कराया गया 10 चिल्ड्रन का अपने आसपास के नेबरहुड में, और उनके यहाँ पे गुड हैबिट और डाइट जो है वो यहाँ पे फाइंड आउट की गई। तो ये जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कलेक्ट की जा रही है वो किस तरीके की एक्टिविटी को, किस तरीके की प्रोसेस स्किल को यहाँ पे प्रमोट कर रहा है, जिसमें आप अवेयरनेस यहाँ पे लेके आते हो। तो उसमें कम्युनिकेटिंग वर्ड जो है वो आपका पक्का होगा। तो ये ऑप्शन यहाँ पे कट गया, ये ऑप्शन यहाँ पे कट गया। इसके अलावा यहाँ पे आप चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं कर रहे हो, यहाँ पे आप उनसे पूछ रहे हो। यहाँ पे आप पूछ रहे हो कि भैया आपकी डाइट क्या है, तो आप ऑब्जर्विंग यहाँ पे नहीं कर रहे। तो इस हिसाब से यहाँ पे सेकंड जो ऑप्शन होगा ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ, जिसके अंदर बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग कुड नॉट सब्सक्राइब टू कंस्ट्रक्टिव अप्रोच इन साइंस क्लासरूम। एक साइंस क्लासरूम में कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पे अनअप्रोप्रिएट होगा, ये आपको देखना है। तो देखिए कई बारी जो ओनली वाले ऑप्शन होते हैं ये भी आपको मदद करते हैं। अब देखिए जब भी आपको नॉट वाले ऑप्शन आपको देखने को मिले तो ये आपको फ़ायदा ही देके जाएंगे। जैसे कि आप इस ऑप्शन में बोल सकते हैं कि एक टीचर जो है उसे सिर्फ असेसमेंट के बेसिस पे, एंड टर्म असेसमेंट के बेसिस पे वो फीडबैक देना चाहती है। तो ओनली वर्ड की वजह से यही ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि नॉट वाला आंसर आपको ढूंढना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि एक यहाँ पे स्टेटमेंट आपको दिए गए, 2 स्टेटमेंट S1 और S2 की फॉर्म में। और S1 बोल रखा है कि अ सैम्पल ऑफ वाटर हैज़ बॉइलिंग पॉइंट 0.2 डिग्री सेल्सियस। जो वाटर का सैंपल है उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 0.2 डिग्री सेल्सियस, जिसको आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इसको आप क्या कर सकते हो, इसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो। इसके अलावा अब देखिए वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अब 102 आया कैसे, 102 इस वजह से आया होगा कि उसमें कुछ इम्प्योरिटी हो सकती है। तो ये चीज़ आप क्या करोगे, ये चीज़ आप यहाँ पे कंक्लूजन निकालोगे, और जो चीज़ आप यहाँ पे कंक्लूजन निकाल रहे हो वो चीज़ होती है आपकी इन्फरेंस। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का फर्स्ट जो ऑप्शन होगा यहाँ पे करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, इसमें बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी आर बेस्ट सूटेड टू प्रमोट आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग इन साइंस। अब आर्ट को यहाँ पे इंटीग्रेट करने की बात की गई है, जिसके लिए आप यहाँ पे प्रोजेक्ट जो है, यहाँ पे जो प्रयोजना है इसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आर्ट में आप अलग अलग प्रोजेक्ट जो बच्चों को दे सकते हो। इसके अलावा फील्ड ट्रिप आप बच्चे को करा सकते हो। फील्ड ट्रिप की मदद से भी बच्चा जो है अलग अलग चीज़ों को, अलग अलग आर्ट को यहाँ पे समझेगा। अब एनेक्डोटल रिकॉर्ड जो होता है एक क्लासरूम का रिकॉर्ड होता है, तो ये यहाँ पे इतना यूज़फुल नहीं होगा। तो यहाँ पे सी जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होना चाहिए। तो 2 ऑप्शन आपके इस तरीके से कट गए। इसके अलावा यहाँ पे आप पोर्टफोलियो जो है बच्चों का बना सकते हो। पोर्टफोलियो से आपको एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मिलेगा कि बच्चा जो है कितना इन चीज़ों को इंटीग्रेट कर पा रहा है। तो यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट होना चाहिए। तो इस हिसाब से ए, बी और डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ, जिसमें बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कॉल एज इंक्वायरी टीचिंग स्ट्रैटेजी इन साइंस। इंक्वायरी टीचिंग स्ट्रैटेजी साइंस की इनमें से किसको कहेंगे। तो देखिए पहले ऑप्शन में यहाँ पे बोल रखा है प्रोवाइड डिटेल्ड स्टेप फॉर इन्वेस्टिगेटिंग बाय द टीचर। अब अगर आप डिटेल्ड स्टेप जो है
पूरी तरीके से विस्तार में यहाँ पे जो चरण है वो प्रस्तुत कर देंगे, तो यहाँ पे बच्चा खुद क्या इन्वेस्टिगेट करेगा, खुद कुछ नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे ए जो है वो नहीं होना चाहिए, तो इस हिसाब से 2 ऑप्शन आप यहाँ पे काट दीजिए। अब अगला ऑप्शन यहाँ पे है कि लर्नर पार्टिसिपेट इन अ ग्रुप डिस्कशन। अब ग्रुप डिस्कशन से उसके डाउट यहाँ पे क्लियर होंगे, पर इंक्वायरी अप्रोच जो है आएगी या नहीं आएगी, ये यहाँ पे डाउटफुल है। अब अगला ऑप्शन है कि लर्नर इन्वेस्टिगेटिंग द आइडिया। इन्वेस्टिगेट जब करेगा तो इंक्वायरी तो है यहाँ पे इंक्रीज होगी, तो सी इस क्वेश्चन के आंसर में होना चाहिए। अब अगला है लर्नर कंक्लूडिंग ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस एंड डेटा। अगर आप एविडेंस और डेटा के बेसिस पे यानी कि प्रमाण और आंकड़ों के आधार पर निष्कर्ष निकाल रहे हैं, तो ये भी इंक्वायरी का तरीका है। तो अगर आप बी और डी में कंपेयर करो तो डी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका थर्ड ऑप्शन। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ, जिसके अंदर बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व मेटाकोग्निशन। इनमें से कौन सा मेटाकोग्निशन को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा। मेटाकोग्निशन शब्द हम कहाँ पे यूज करते हैं, जब आप रिफ्लेक्ट करते हो, ये आपने सीडीपी में भी पढ़ा होगा, जब आप रिफ्लेक्ट करते हो ओन थिंकिंग में, जब आप खुद की थिंकिंग में रिफ्लेक्ट करते हो, तब आप मेटाकोग्निशन टर्म को यूज करते हो। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का थर्ड जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट होगा। जब आप खुद की स्ट्रैटेजी जो आपने किसी भी प्रोजेक्ट को लेके बनाई है उस पर आप खुद का रिफ्लेक्शन करोगे तो उसको आप मेटाकोग्निशन बोलते हो। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का थर्ड जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है। अब मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ, जिसमें बोल रखा है हिस्टोरिकल कंटेंट जो है हम लोगों को साइंस के कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पे क्या करना चाहिए, प्रेजेंट करना चाहिए टेक्स्ट बुक के अंदर। और कहीं ना कहीं ये पॉइंट आपका सही भी है। आगे यहाँ पे बोल रखा है कि ये बच्चों के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग लेके आएगा साइंस एज सोशल एंटरप्राइज। तो देखिए कहीं ना कहीं हिस्ट्री और अगर हम अपनी सोसाइटी देखें तो ये एक दूसरे से लिंक होती है, तो ये एक तरीके से यहाँ पे करेक्ट एक्सप्लेनेशन यहाँ माना जाएगा। इस क्वेश्चन का फर्स्ट जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ, जिसमें बोल रखा है इट इज़ एन, यहाँ पे ए और बी दो तरीके की स्टेटमेंट जो है वो दे रखे हैं। ए में बोल रखा है इट इज़ एन एक्ट ऑफ कलेक्टिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट। यानी कि यहाँ पे आप स्टूडेंट के जो यहाँ पे कंटेंट है, इंफॉर्मेशन है, उसको कलेक्ट करते हो, उसको समझने की कोशिश करते हो। आगे है इट इज़ पासिंग अ जजमेंट ऑन क्वालिटी ऑफ लर्निंग। अगर आप जजमेंट प्रोवाइड करते हो तो आप यहाँ पे उस चीज़ में कर क्या रहे हो, आप उस चीज़ में इवैल्यूएशन कर रहे हो, उसका मूल्यांकन कर रहे हो। और अगर आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन कर रहे हो, यहाँ पे उनके इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हो और इंफॉर्मेशन को इंटरप्ट कर रहे हो, तो आप उसे एसेस कर रहे हो, उसे यहाँ पे क्या कर रहे हो, उसका आकलन कर रहे हो। आकलन करना यानी कि इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, उसके बारे में जानना। और अगर आप जजमेंट पास करते हो यानी कि एक कंक्लूजन निकालते हो तो उसको मूल्यांकन कहते हैं। तो इस हिसाब से ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा असेसमेंट, और बी क्या हो जाएगा, इवैल्यूएशन हो जाएगा। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर जो जेंडर इक्विटी होता है वो साइंस के क्लासरूम में क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये यहाँ पे पूछ रखा है। यानी कि सबको इक्वली आपको ट्रीट करना क्यों यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, ये पूछ रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट आपको बताना है। अब यहाँ पे बोल रखा है कि सिंगल जो सेक्स होगा वो क्लास में, वो आपका क्या होगा, आर द सॉल्यूशन ऑफ जेंडर इक्विटी। तो ये तो बिल्कुल गलत है कि बस एक ही जेंडर के बच्चे जो हैं क्लास में पढ़ने चाहिए, यही सॉल्यूशन है। तो ये बी तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। इसके अलावा ए तो दोनों में ही कॉमन दे रखा है। अगर मैं डी और सी को यहाँ पे पढ़ती हूँ तो डी में बोल रखा है बॉयज़ आर मोर कंफर्टेबल विद इंस्ट्रूमेंट एज कम्पेयर टू साइंस, तो एज कम्पेयर टू गर्ल्स, तो ये भी यहाँ पे गलत है। आप बिना पढ़े यहाँ पे ए और सी को करेक्ट कर सकते हैं। जिसके अंदर ए में हमें क्या बोल रखा है कि आप जेंडर स्टीरियोटाइप जो है उसको क्लासरूम में क्या करो, लिमिट करो और अपॉर्चुनिटी दो बच्चों को यहाँ पे चीज़ें समझने की। साथ ही साथ सी में क्या बोल रखा है कि हम लोगों को ऐसे यहाँ पे बुक्स वगैरह तैयार करने चाहिए जिसमें हम लोगों को जो हमारे आसपास की चीज़ें हैं, जो इमेजेस वगैरह हैं, वो आपके दोनों ही जेंडर के यहाँ पे रिप्रेजेंट करने चाहिए। तो यहाँ पे ए और सी जो है वो आपका करेक्ट होगा, जो कि आपको फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है। अब मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट 10 जो क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ वो आप लोगों का लास्ट ईयर 2023 के जो अगस्त का सीटेट का पेपर है उसके यहाँ पे 10 क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ, जो कि साइंस की पेडागोजी के हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को क्या बोल रखा है, आइडेंटिफाई द ओपन एंडेड क्वेश्चन फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग।
ओपन एंडेड क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें यहाँ पे आपको मल्टीपल आंसर मिले, जैसे कि अभी मैंने बताया था। तो देखिए यहाँ पे बोल रखा है व्हाई कैन ह्यूमन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज। तो इसका आंसर यहाँ पे फिक्स है कि वो सेल्यूलोज जो है वो इसलिए डाइजेस्ट नहीं कर पाते क्योंकि उनके बॉडी में सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया जो है वो नहीं होते। इसके अलावा यहाँ पे बोल रखा है कि व्हाट इज सेल्यूलोज मेड अप ऑफ। इसका आंसर भी यहाँ पे फिक्स है कि सेल्यूलोज किससे बना है, ये आप कंपाउंड जो है वो बता सकते हैं। तो ये दोनों इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। अब अगला है कि व्हाट वुड हैपन इफ ह्यूमन वुड डाइजेस्ट सेल्यूलोज। अगर ह्यूमन सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर पाएगा तो क्या होगा। ऐसे वाले क्वेश्चन का आंसर जो है वो मल्टीपल मिल सकता है। इसके अलावा नेम एनी 5 ऑर्गेनिज्म दैट कैन सेल्यूलोज डाइजेस्ट। अब इसका आंसर भी आपका फिक्स होता है। ओपन एंडेड क्वेश्चन वो होते हैं जिसमें आपको मल्टीपल आंसर जो है वो मिल सके या फिर क्रिएटिव आंसर मिल सके। अब अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने जिसमें बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू अबाउट द करिकुलर प्रैक्टिस करेक्टली बीइंग फॉलो इन स्कूल। इनमें से कौन सा प्रैक्टिस जो है वो यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है। तो देखिए पहले ऑप्शन में क्या बोल रखा है, साइंस एंड मैथमेटिक्स आर बीइंग टॉट इंटीग्रेटली एज साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एलिमेंट्री क्लास। ऐसा तो नहीं होता कि साइंस और मैथ्स को साथ में पढ़ा रहे हैं। एलिमेंट्री क्लास 10th तक भी आपका साइंस और मैथ्स सेपरेट ही सब्जेक्ट है, तो ये तो यहाँ पे गलत है। अब अगले ऑप्शन में क्या बोल रखा है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आर बीइंग टॉट इंटीग्रेटली एज साइंस इन सेकेंडरी क्लास। अब ये यहाँ पे सही है कि हम क्लास 10 तक क्या करते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को साथ में पढ़ाते हैं, तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। अब अगला है साइंस एंड सोशल साइंस आर बीइंग टॉट इंटीग्रेटली इन एज ईवीएस इन प्राइमरी क्लास। ये भी सही है। ईवीएस के रूप में साइंस और सोशल साइंस को साथ में पढ़ाया जाता है यहाँ पे एलिमेंट्री प्राइमरी क्लासेस में। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट ऑप्शन है यानी कि बी एंड सी वो यहाँ पे करेक्ट होगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं जिसके अंदर ये बोल रखा है कि अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इज एंगेज इन एन एक्टिविटी इन विच दे आर मेजरिंग द बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ ऑर्डिनरी टैप वाटर इन अ बीकर। एक बीकर के अंदर ऑर्डिनरी टैप वाटर के टेम्परेचर को मापने की एक एक्टिविटी यहाँ पे कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सुटेबल इंडिकेटर टू असेस देम ऑन दिस टास्क। तो इनमें से कौन सा एक सुटेबल इंडिकेटर नहीं होगा, ये यहाँ पे पूछ रखा है। तो सबसे पहले पेइंग अटेंशन ऑन द लीस्ट काउंट। जब भी आप टेम्परेचर को नापते हैं तो लीस्ट काउंट थर्मामीटर का हम चेक करते हैं, तो ये तो यहाँ पे इंडिकेटर होगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता। इंश्योर दैट द थर्मामीटर डज नॉट टच द वॉल ऑफ द बीकर। ये तो आपको प्रिकॉशन बताया जाता है कि कभी भी वॉल ऑफ बीकर को टच ना करे, वो आपका पानी को ही टच करे, तो ये भी नहीं होगा। मेजर द बॉइलिंग टेम्परेचर एज 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि बॉइलिंग टेम्परेचर को आपको 100 डिग्री टेम्परेचर पे ही नापना है, तो आप 100 डिग्री जो है वो आप लाने की कोशिश करोगे, तो ये असेसमेंट मेजर नहीं हो सकता। अगला है यूज अ स्टैंड टू सस्पेंड अ थर्मामीटर, ताकि वो चीज़ आपकी हिले ना, तो ये भी आपके यहाँ पे हो सकता है। तो सूटेबल इंडिकेटर जो है यहाँ पे थर्ड जो ऑप्शन होगा ये होगा। इसके अलावा सूटेबल इंडिकेटर कौन सा नहीं होगा, ये आपका थर्ड ऑप्शन होगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रखा है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे इसमें बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर एज अ वैलिड रीजन फॉर इंक्लूडिंग सोशो साइंटिफिक इशूज इन द क्लासरूम्स इन द स्कूल साइंस करिकुला। यानी कि स्कूल के यहाँ पे साइंस करिकुलम के अंदर हम सोशो साइंटिफिक इशू को यहाँ पे इंक्लूड करें, इनमें से कौन सा एक वैलिड रीज़न नहीं होगा, आपसे ये पूछ रखा है। तो देखिए इससे यहाँ पे आर्गुमेंटेशन स्किल जो है वो डेवलप होगी, क्योंकि आप सोसाइटी और साइंस को यहाँ पे लिंक कर रहे हैं, तो ये तो यहाँ पे सही है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। हेल्पिंग इन कल्टिवेटिंग अंडरस्टैंडिंग अमंग द नेचर ऑफ साइंस। नेचर ऑफ साइंस यानी कि गणित की प्रकृति के संदर्भ में आपको चीज़ें पता चलेंगी, ये भी यहाँ पे सही है। इसके अलावा एविडेंस बेस्ड रीजनिंग आप कर पाओगे, तो ये भी यहाँ पे सही है। बस यहाँ पे आप एक डिसिप्लिन्ड क्लास यहाँ पे बना पाओगे, ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, तो ये तो यहाँ पे कहीं से भी सेंस में नहीं बैठ रहा, तो इस हिसाब से फोर्थ जो ऑप्शन होगा ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ, जिसमें क्या बोल रखा है, यहाँ पे बोल रखा है कि एक साइंस टीचर है जो कि क्लास 7th में रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म इस चैप्टर को पढ़ा रही हैं, और उसमें वो एक एक्टिविटी करती हैं, और एक्टिविटी में 3 टेस्ट ट्यूब लेती हैं जिसमें 3/4 पानी जो है वो फिल्ड है, और उस एक्टिविटी को करते हुए वो टेस्ट ट्यूब को ABC यहाँ पे लेबल कर देती है। एक में स्नेल डालती हैं टेस्ट ट्यूब ए में,
इसके अलावा टेस्ट ट्यूब बी में वो यहाँ पे पानी डालती हैं और टेस्ट ट्यूब सी में स्नेल और प्लांट जो है वो दोनों डालती है। सॉरी, टेस्ट ट्यूब बी में वो प्लांट डाल रही है, टेस्ट ट्यूब सी में स्नेल और प्लांट जो है दोनों डाल रही है, पौधा और यहाँ पे स्नेल जो है वो दोनों डाल रही हैं। अब यहाँ पे बोल रखा है कि अ टीचर देन आस्क्ड द स्टूडेंट विच टेस्ट ट्यूब वुड हैव द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ CO2, यानी कि कौन से टेस्ट ट्यूब के अंदर सबसे अधिक मात्रा में CO2 जो है ये पाया जाएगा, ये टीचर पूछती है। तो इनमें से कौन सा प्रोसेस स्किल यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है? तो देखिए यहाँ पे वो अनुमान नहीं लगा रहे, अंदाज़ा नहीं लगा रहे, इसके अलावा किसी चीज़ को माप नहीं रहे और क्वेश्चन नहीं पूछ रहे। यहाँ पे जो टीचर है वो 3 अलग अलग टेस्ट ट्यूब दे रही है और उनकी ऑब्जर्वेशन के आधार पर बच्चा जो है वो पूर्व अनुमान लगाएगा, जिसको आप प्रिडिक्टिंग बोलते हैं। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ, जिसके अंदर बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन रिस्पेक्ट टू द एक्टिविटी सजेस्ट एज पर एक्सटेंडेड लर्निंग इन टेक्स्ट बुक। ये जो एक्सटेंडेड लर्निंग होती है, इनकी विस्तारित अधिगम होता है, इसके संदर्भ में इनमें से कौन सी गतिविधियां जो हैं वो सही नहीं है, या फिर कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं है, ये पूछ रखा है। तो यहाँ पे बोल रखा है इट इज़ दीज आर एन इम्पॉर्टेंट वैल्यू एडिशन टू चिल्ड्रन। यहाँ पे अगर देखें तो जो एक्सटेंडेड लर्निंग होती है वो कहीं ना कहीं वैल्यू एडिशन बच्चे के अंदर करती है, नॉलेज लेके आती है। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे नहीं हो सकता, क्योंकि आपको नॉट वाला ढूंढना है। यहाँ पे बोल रखा है इट फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट बेसिस ऑफ स्टूडेंट इवेल्यूएशन। इसकी मदद से आप मूल्यांकन का जो यहाँ पे विद्यार्थी के मूल्यांकन का महत्व का आधार ये बनता है। तो एक्सटेंडेड लर्निंग का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप यहाँ पे मूल्यांकन करो, तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे हो सकता है। एक्सटेंडेड लर्निंग का मतलब है आप उनकी स्किल को डेवलप करो, आप उन्हें यहाँ पे अलग अलग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके दो, जैसे कि इस ऑप्शन में बोल रखा है, तो ये थर्ड ऑप्शन भी नहीं होगा। इसके अलावा यहाँ पे आप इंटरेक्शन बढ़ाओगे, एक्सटेंडेड लर्निंग का ये मतलब होता है, ना कि आप सिर्फ और सिर्फ इवैल्यूएशन पे ध्यान दोगे। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का सेकंड जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है। अब अगर हम कंटेंट वैलिडिटी की बात करें, तो कंटेंट वैलिडिटी में कंटेंट जो होगा वो आपका अपडेटेड होना चाहिए टाइम के अनुसार, ये तो यहाँ पे सही है। अब इसमें बोल रखा है कंटेंट आर एक्यूरेटली प्रेजेंट, ये एक्यूरेटली रिप्रेजेंट होना चाहिए, ये भी यहाँ पे सही है। अब कुछ बच्चों के लिए यहाँ पे जो अवधारणा है वो यहाँ पे तुच्छ बनाई जानी चाहिए, ये यहाँ पे आपका गलत होना चाहिए। बट आप ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में नहीं दिया गया था, इस वजह से इस क्वेश्चन का फ्री में मार्क्स यहाँ पे जो है कैंडिडेट्स को दिया गया। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ, जिसके अंदर क्या बोल रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसीडर एज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रैशनल फॉर टीम टीचिंग। इनमें से कौन सा टीम टीचिंग के लिए सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है? तो यहाँ पे बोल रखा है इट इज़ एन इफेक्टिव स्ट्रैटेजी फॉर लार्ज स्केल क्लासरूम। ये लार्ज स्केल क्लासरूम के लिए इफेक्टिव होता है। टीम टीचिंग अगर आप बहुत सारे बच्चों में कराओगे तो कहीं ना कहीं वो टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, तो ये वाला ऑप्शन हम यहाँ पे करेक्ट नहीं बोलेंगे। अब यहाँ पे बोल रखा है कि इट बेनिफिट द स्टूडेंट विद डाइवर्स एक्सपर्टीज, यानी कि अलग अलग तरीके की एक्सपर्टीज बच्चों में होगी, तो आप उनमें टीम टीचिंग करा सकते हो। यानी कि अलग अलग क्वालिटी है तो उनको एक टीम में कर दिया, तो उससे बच्चे की जो क्वालिटी है वो एक दूसरे से एक्सचेंज होगी, तो यहाँ पे ये ऑप्शन हो सकता है। अब यहाँ पे बोल रखा है ये असेसमेंट को इजी बना देगा, तो ये तो कोई रीज़न नहीं है, और ये स्टूडेंट के पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करेगा। पर अगर आप डाइवर्स एक्सपर्टीज वाले बच्चे को साथ में रखेंगे तो पार्टिसिपेशन ऑलरेडी इंक्रीज होगा। तो अगर आप दोनों ऑप्शन को यहाँ पे कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे आपका सी सेकेंड जो ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ, जिसके अंदर क्या बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द मोस्ट सुटेबल एक्टिविटी टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ इमेज फॉर्मेशन इन स्फेरिकल मिरर। तो देखिए कभी भी किसी भी क्वेश्चन में ऐसा कुछ पूछा जाए कि इस टॉपिक को पढ़ाने के सबसे बढ़िया तरीका क्या है, तो आपको सबसे ईजिएस्ट वे देखना है कि आप किस तरीके से उस टॉपिक को पढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बोल रखा है कि आप प्लेन मिरर में वेरियस पोजीशन में इमेज फॉर्मेशन दिखाइए। जब आप स्फेरिकल मिरर पढ़ा रहे हैं तो प्लेन मिरर के कॉन्सेप्ट को अभी आप यहाँ पे साइड कर सकते हैं। अब अगला है स्टूडेंट आर आस्क्ड टू प्ले विद शाइनी स्टील स्पून एंड ऑब्जर्व द इमेज ऑन इट। ये बढ़िया तरीका है कि आप एक चम्मच लीजिए, उसमें आपको कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर आपको दिखाई पड़ेगा अगर आप उसके फेजेस को उल्टा कर देंगे।
अब अगला है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को पढ़ना, तो देखिए इस तरीके से कोई एक्टिविटी तो हुई नहीं। अब अगला है स्टूडेंट आर एक्सप्लेन द वेरियस प्रोसेस ऑफ रे डायग्राम, तो ये भी बाद में करेंगे। तो यहाँ पे आपका सेकंड जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ, जिसमें बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इम्प्लाइड बाय स्टेटमेंट गुड साइंस एजुकेशन इज ट्रू टू चाइल्ड, ट्रू टू लाइफ एंड ट्रू टू डिसिप्लिन। अब एक अच्छी जो विज्ञान शिक्षा होती है वह बच्चे के प्रति सत्य होती है, लाइफ के प्रति सत्य होती है, और हमारे डिसिप्लिन यानी कि यहाँ पे जो विषय वस्तु होती है उससे रिलेटेड यहाँ पे क्या होती है, ट्रू होती है। इससे संदर्भ में कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं दिया गया, ये आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़िएगा जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ें। यहाँ पे बोल रखा है कि साइंस एजुकेशन जो है स्टूडेंट को उनके साइंस के प्रोसेसेस को समझने में हेल्प करेगा, तो ये तो यहाँ पे सही होना चाहिए, तो ये नहीं है। अब अगला है कि साइंस एजुकेशन शुड बिल्ड अ लिंक बिटवीन चाइल्ड एंड एनवायरनमेंट, ये भी यहाँ पे सही है। नॉट वाले ऑप्शन को देखना है आपको। साइंस एजुकेशन शुड ट्रेन द स्टूडेंट टू रिमेन डिसिप्लिन इन स्कूल, तो देखिए सिर्फ डिसिप्लिन रहने से आपका साइंस जो है ट्रू टू चाइल्ड, ट्रू टू लाइफ, ये तो होगा नहीं। अब साइंस के क्लासरूम में आप प्रैक्टिस करोगे ताकि बच्चे का डेवलपमेंटरी अप्रोच हो, यहाँ पे डेवलपमेंटल तरीके से बच्चा सीखे, तो ये भी यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे जो इनकरेक्ट होगा वो होगा आपका थर्ड ऑप्शन। अब मैं आप लोगों के साथ रीसेंट जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था जो कि 21 जनवरी में हुआ था उसके क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूंगी। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने जिसमें बोल रखा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, हमें ये आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं इन स्टेटमेंट को पढ़ती हूँ तो इन स्टेटमेंट में हमें क्या बोल रखा है कि अ फैक्ट इज एन ऑब्जर्वेशन। फैक्ट क्या होता है, एक तरीके से ऑब्जर्वेशन है, तथ्य क्या है, एक अवलोकन है जो कि ओवर द टाइम जो है यहाँ पे रिपीटेडली करेक्ट फाउंड हुआ है, तो ये यहाँ पे सही है। इसके अलावा यहाँ पे बोल रखा है लॉ इज अ थियोरी दैट हैज बीन रिपीटेडली टू बी फाउंड टू बी ट्रू ओवर अ टाइम। तो देखिए लॉ क्या होता है, लॉ अगर हम देखें तो लॉ एक तरीके से थियोरी नहीं होती, लॉ एक तरीके से डिस्क्रिप्शन होता है जो कि किसी थियोरी और किसी भी फिनोमिना के बीच में रिलेशन जो है वो बताता है कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, वो आपका बताता है लॉ। तो इस हिसाब से बी स्टेटमेंट यहाँ पे हो जाएगा आपका इनकरेक्ट। और अगर हम यहाँ पे देखें तो करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे कौन सा है, करेक्ट स्टेटमेंट है सिर्फ पहले वाला, तो ओनली ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ जिसमें बोल रखा है रीड द टेक्स्ट। आपको ये टेक्स्ट जो है टेक्स्ट जो है वो दे रखे हैं। यहाँ पे बोल रखा है व्हेन अ नेगेटिवली चार्ज रॉड इज ब्रॉट नियर टू एन अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप, एक अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप के पास लेके आए, तो यहाँ पे क्या देखने को मिला, द इलेक्ट्रोस्कोप लीव फ्रॉम फर्दर अपार्ट। अब देखिए इलेक्ट्रोस्कोप जो है वो आपका दूर चला गया, तो ये आपको यहाँ पे ऑब्जर्व होगा, ये यानी कि ए जो है वो तो ऑब्जर्वेशन है, ये आपको जो चीज दिख रही होगी वो ऑब्जर्वेशन होती है। अब आगे बोल रखा है बोथ द इलेक्ट्रोस्कोप लीव एक्वायर सिमिलर चार्ज। अब सिमिलर चार्ज उसमें आ रहा है, वो ये चीज आपको दिख थोड़ी रही है, तो ये आपको ऑब्जर्वेशन बी ऑब्जर्वेशन नहीं होगा। अब अगला है कि नेगेटिव चार्ज पास ऑन द इलेक्ट्रोस्कोप कॉजिंग द इट लीव टू मूव फर्दर अपार्ट। अब यहाँ पे देखिए नेगेटिव चार्ज जो होगा वो आपका पास होता है इलेक्ट्रोस्कोप में, जिसकी वजह से और दूर हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज पास हो रहा है ये भी आपको नहीं दिख रहा, तो ये इन्फरेंस है। जो चीज़ आपको दिख जाती है वो ऑब्जर्वेशन होती है, जो चीज़ आपको नहीं दिखती, जो कंक्लूजन आप निकालते हैं वो होती है आपकी इन्फरेंस। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का फर्स्ट जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ जिसके अंदर हमसे क्या बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंडिकेटिव ऑफ अ हाइपोथाइजिंग स्किल। इनमें से कौन सा एक इंडिकेटिव स्किल नहीं है एक हाइपोथाइजिंग स्किल का। तो देखिए हाइपोथेसिस तब रखते हैं जब आप किसी भी प्रोसेस को कर रहे हों, यानी कि जब आप कोई इंक्वायरी कर रहे हो तब आप यहाँ पे हाइपोथेसिस रखते हो। और यहाँ पे अगर आप एक ऑप्शन देखोगे तो इसमें बोल रखा है यूजिंग द सेंस टू गैदर इंफॉर्मेशन। ये आप कब करते हो, इंफॉर्मेशन गैदर आप कब करोगे, जब आप उसका अवलोकन करोगे, जब आप ऑब्जर्वेशन करोगे। तो ऑब्जर्वेशन तो शुरुआत में की जाती है, हाइपोथाइजिंग स्किल बाद में यूज की जाती है। तो यहाँ पे जो थर्ड है वो आपका हाइपोथाइजिंग स्किल के अंदर नहीं आएगा।
इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ आपके एग्जाम में बीच बीच में आपके जो पैडागोजी बेस्ड क्वेश्चन है और बीच बीच में आपके कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन को मिक्स किया गया था ताकि थोड़ा सा कंफ्यूजन इस तरीके से बने रहे। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इसमें बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल स्ट्रैटेजी फॉर इंट्रोड्यूसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल चेंज एट अपर प्राइमरी लेवल। तो केमिकल चेंज जो है अपर प्राइमरी लेवल में पढ़ाने के लिए आप क्या करोगे, उसको डेफिनेशन बताओगे, ये तो यहाँ पे गलत है। केमिकल इक्वेशन के सिंबल लिखवाओगे, ये भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। एक्सप्लेन करोगे यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, या आप बाद में करोगे, इसके लिए आप डिस्कशन होल्ड करोगे, ये आपका यहाँ पे करेक्ट है। अगर आपको पेपर टफ लग रहा था तो इन क्वेश्चंस को करके देखिए, आपको यहाँ पे इजी लगने लगेगी चीज़ें। तो यहाँ पे अभी मैं आपके साथ पैडागोजी बेस्ड क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर रही हूँ। यहाँ पे आपको अलग अलग कॉलम ए और कॉलम बी में अलग अलग चीज़ें दे रखी हैं। जैसे कि कॉलम ए में यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है, यूनिट ऑफ फोर्स होता है भैया न्यूटन। इसके अलावा सिंबल ऑफ आयरन क्या होता है, सिंबल ऑफ आयरन होता है आपका Fe। फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है HCl। यूनिट ऑफ वर्क क्या होता है, ये होता है जूल। सिंबल ऑफ सिल्वर क्या होता है, ये होता है आपका Ag। इसके अलावा सिंबल ऑफ बैटरी क्या होता है यहाँ पे आपका जूल। इसके अलावा कैलोरी जो है एक अलग सा टर्म यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे बोल रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन दैट कैन बी गिवन टू जस्टिफाई इट इज़ पुअरली कंस्ट्रक्टेड। मतलब ये तैयार किया गया, ये लिस्ट यहाँ पे तैयार किया गया, तो हम किस कारण से बोलेंगे कि ये सामग्री जो है सही तरीके से तैयार नहीं की गई है। तो अगर हम देखें तो सारी टर्म्स जो है वो आपकी सही तरीके से दी गई थी, बस एक टर्म जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा दी गई, ये आपको दिया गया है। अब यहाँ पे बोल रखा है कि कॉलम ए जो है, कॉलम ए की एंटाइटी के लिए, एक एंटाइटी के लिए एक से ज़्यादा एंटाइटी यहाँ पे कॉलम बी में दी गई है। ऐसा तो नहीं है कॉलम ए की जो चीज़ें हैं वो सारी कॉलम बी से एक एक करके मैच हो रही है, तो ये तो यहाँ पे गलत है। इसके अलावा अगला ऑप्शन यहाँ पे क्या दे रखा है, अगला ऑप्शन देयर इज अनइक्वल एंटाइटी इन कॉलम ए एंड बी। हम ये नहीं कह सकते कि कॉलम ए और कॉलम बी में बराबर बराबर नंबर नहीं है, इसलिए हम इसे यहाँ पे सही नहीं मानेंगे। आप अभी स्कूल के एग्जाम पेपर अगर कभी सेट करते होंगे या स्कूल के पेपर वगैरह देखे होंगे तो मैच द फॉलोइंग इसी तरीके से दिए जाते हैं। एक कॉलम में आपको 5 टर्म दे देंगे, एक कॉलम में 6 टर्म दे देंगे, ताकि बच्चा जो है उसे करेक्टली मैच करे। तो हम इस वाले एरिया को यहाँ पे ये कारण नहीं बता सकते कि भैया ये पुअरली कंस्ट्रक्टेड इस वजह से है क्योंकि बराबर नहीं है। बराबर नहीं है, हमने क्वेश्चन ऐसा बना रखा है तो ये जरूरी नहीं कि वो बराबर हो। मैच को इजीली आप गेस नहीं कर सकते, अगर आपको याद नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे जो एंटाइटीज हैं वो सही तरीके से नहीं दे रखी, ये भी हम नहीं कहेंगे। यहाँ पे सेकंड जो ऑप्शन है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ जो कि अब आपके सामने आ गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट सुटेबल स्ट्रैटेजी टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिशिएंसी डिजीज। आपको डेफिशिएंसी डिजीज का कॉन्सेप्ट यहाँ पे अपर प्राइमरी लेवल में पढ़ाना है। तो इनमें से कौन सा एक सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी होगी, डेफिनेशन और न्यूट्रिएंट बताना, ये तो आप काट दीजिए, ऐसे ऑप्शन आपके कट जाएंगे। अब 2 ऑप्शन यहाँ पे बचे, होल्ड अ डिस्कशन ऑन कॉमन डिजीज। अब देखिए ऑफ कॉमन ह्यूमन डिजीज। अब डेफिशिएंसी डिजीज कौन से होते हैं, जो कि विटामिन के कमी से या मिनरल की कमी से होते हैं, और ह्यूमन डिजीज जो होते हैं या आपकी किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हो जाते हैं। अगर आप डेफिशिएंसी डिजीज को पढ़ाने के लिए ह्यूमन को होने वाले डिजीज के अंदर घुस जाएंगे तो ये टॉपिक आपका क्या हो जाएगा, ह्यूज हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा कि ये डेफिशिएंसी डिजीज से बाहर निकल जाएगा। तो ये वाला तरीका ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं है। आप डॉक्टर की कोई प्रिस्क्रिप्शन ला सकते हैं जिससे किसी पेशेंट को कोई डेफिशिएंसी डिजीज हुई हो, जैसे एनीमिया जो है वो किसकी कमी से हुआ हो, तो इस तरीके से बच्चे को डेफिशिएंसी डिजीज जो है यहाँ पे पढ़ाया जा सकता है। तो आप इस तरीके से यहाँ पे पढ़ा सकते हैं। अगला यहाँ पे आप क्वेश्चन देखेंगे जिसमें बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द स्टेटमेंट साइंस प्रमोट स्पेक्टिसिज्म। साइंस जो है यहाँ पे संदेहवाद को बढ़ावा देता है, तो इसको आप सही तरीके से वेरीफाई कौन से स्टेटमेंट से कर पाएंगे। तो देखिए स्पेक्टिसिज्म की बात करें तो संदेहवाद की बात करें तो ये तब आता है जब आपको किसी भी चीज़ को लेकर डाउट हो और उस डाउट को क्या करें, आप क्लेम करें, क्लेम करके उसे वेरीफाई करें। तो आप साइंस पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, ये गलत है। साइंस पूरी तरीके से इंडक्टिव है,
आगमन तरीके से होती है, ये भी गलत है। ये ओपन एंडेड है तो इसका कोई यहाँ पे लिंक नहीं है स्पेक्टिसिज्म के साथ। यहाँ पे आप वैलिडिटी को क्लेम करते हैं, ये यहाँ पे सही है। तो इस हिसाब से फर्स्ट जो ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से अभी रिसेंट पेपर में आपके ये सभी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। एक और क्वेश्चन आप यहाँ पे देखेंगे जिसमें बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिजायरेबल विथ रिस्पेक्ट टू कैरिंग आउट क्लासरूम डेमोन्स्ट्रेशन बाय अ टीचर। तो क्लासरूम डेमोन्स्ट्रेशन को लेके यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा यहाँ पे डिजायरेबल नहीं है। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे आप नीचे से अगर स्टार्ट करें, फॉलो अप डेमोन्स्ट्रेशन विद डिस्कशन, ये तो अच्छा है, आप डेमोन्स्ट्रेशन और डिस्कशन साथ में स्टार्ट कर रहे हो। यहाँ पे आप डेमोन्स्ट्रेशन के साथ एक्सप्लेनेशन कर रहे हो, ये भी यहाँ पे सही है। इसके अलावा आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे स्टूडेंट को क्या बोल रहे हो, यहाँ पे आप बच्चों को एम्पथाइज कर रहे हो कि आप सबसे पहले इस टॉपिक को डायरेक्ट यहाँ पे लिंक करो, स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू मेक, यानी कि सीधा सीधा बच्चे को उस चीज़ को बनाने को बोल रहे हो, तो ये यहाँ पे सही नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे है कि आप बच्चे को क्या करें, बच्चे को यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन से पहले आप एक तरीके से रिहर्स करें, ये भी यहाँ पे सही है। जब आप रिहर्स करेंगे तो आपको पता चलेगा इसके बाद आपको क्या चीज़ एक्सप्लेन करनी है। तो यहाँ पे जो सेकेंड ऑप्शन है यहाँ पे अप्रोप्रिएट नहीं बैठेगा। तो इस हिसाब से सेकेंड जो ऑप्शन है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और इसके अलावा ये जो क्वेश्चन आप यहाँ पे देख रहे हैं ये मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे कंटेंट के सेशन में यहाँ पे कंप्लीट डिस्कस कर ही लिया था। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर क्या बोल रखा है, यहाँ पे बोल रखा है कि एक टीचर जो है वो बॉडी मूवमेंट चैप्टर को क्लास 6 में पढ़ाना चाह रही है, और बॉडी मूवमेंट को पढ़ाते हुए यहाँ पे वो ये एक सेलिंग बोट, इसके अलावा स्विमिंग फिश का, इसके अलावा यहाँ पे फ्लाइंग एयरप्लेन का एग्जाम्पल यहाँ पे देती हैं। और उसके बाद वो जो स्टूडेंट होते हैं वे रिफ्लेक्ट करते हैं शेप ऑफ इमेज से। अब शेप जो है वो यहाँ पे क्यों पढ़ाया जा रहा है, ताकि हमारी बॉडी किस तरीके से मूव करती है, ताकि एरोप्लेन का शेप क्या है, यहाँ पे फिश का शेप क्या है, इनका शेप यहाँ पे स्ट्रीमलाइन शेप का होता है जो कि इन्हें मूव करने में हेल्प करता है। अब बच्चा यहाँ पे क्या करेगा, बच्चा उन चीज़ों को, जैसे कि जिन चीज़ों का एग्जाम्पल दिया गया उसको वो ऑब्जर्व कर सकता है, तो ऑब्जर्विंग फैक्टर यहाँ पे आएगा। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा यहाँ पे चीज़ों को बच्चा माप नहीं रहा और इनको यहाँ पे क्लासिफाई नहीं कर रहा है अलग अलग जगह पे, ये तीनों एक ही तरीके की चीज़ों में आता है। तो यहाँ पे ये रीजनिंग उसके तर्क मिल रहा है कि स्ट्रीमलाइन इनकी बॉडी होगी, इस वजह से ये अच्छे से मूव कर पाते हैं। तो यहाँ पे आपका सेकंड जो ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन और इस जो आप लोगों का पेपर है इसका लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ, जिसमें बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एप्रोप्रिएट रीजन बिहाइंड न्यूटन थियोरी ऑफ ग्रेविटेशन बीइंग रिगार्डेड एज एन एक्सीलेंट थियोरी। तो देखिए किसी थियोरी को आप एक्सीलेंट कब बोलते हैं, तब बोलते हैं जब वो थियोरी आपकी लार्ज एरिया में यूज की जाए, तब उस एरिया उस चीज को आप सही बोलेंगे। तो सिंपल सी बात है कि जो न्यूटन की यहाँ पे ग्रेविटेशन थियोरी है उसको हम यहाँ पे इसलिए अच्छा मानते हैं क्योंकि इसके बहुत कम तो अजम्पशन है, इसमें हमने बहुत कम यहाँ पे कम धारणाएं रखी हैं और इसके बहुत सारे ऑब्जर्वेशन जो है आपको देखने को मिले हैं, क्योंकि भैया ये यूनिवर्सल थियोरी है। यहाँ पे आपका फर्स्ट जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट है। इसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, इसमें बहुत सारे फॉर्मूले यूज़ किए गए, इसको ये आपका लॉन्ग पीरियड में डिराइव हुई, ये यहाँ पे करेक्ट नहीं है। इसका फर्स्ट जो ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अब मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ, जिसके अंदर क्या बोल रखा है कि मिस प्रिया जो है अपने स्टूडेंट को यहाँ पे रिलेशन बताना चाह रही है वाइब्रेशन और साउंड का। तो इसके लिए उन्हें सबसे बढ़िया एक्टिविटी इनमें से कौन सी करनी चाहिए, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए अगर आप किसी भी एक्टिविटी को करा रहे हैं अपनी क्लासरूम में कोशिश करिएगा वो एक्टिविटी जो है ज़्यादा नॉइज ना फैलाए, वो एक्टिविटी ईजिली कंडक्ट हो जाए और उस एक्टिविटी से बच्चे को हेल्प मिले। तो देखिए अगर वो टेबल में यहाँ पे टैप करेंगे तो इससे नॉइज फैलेगा, तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही नहीं होगा। इसके अलावा इलास्टिक रबर बैंड अगर वो यूज़ करते हैं तो उनको यहाँ पे पेन हो सकता है, तो ये भी सही नहीं है। इसके अलावा पानी में आप किसी पत्थर को फेंकें, इसके लिए तो आपको क्लास के बाहर ले जाना पड़ेगा। इसमें सबसे बढ़िया तरीका है कि अपने गले में हाथ लगा के और कुछ बोल के देखें, जिससे क्या होगा, जिससे आवाज़ आएगी और वाइब्रेशन यहाँ पे उन्हें फील होगा। तो ये ऑप्शन यहाँ पे अप्रोप्रिएट होगा।
इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, यहाँ पे हमसे पूछ रखा है कि यहाँ पे मिस्टर राकेश जो है यहाँ पे केमिकल चेंज जो है अपनी क्लासरूम में पढ़ाना चाह रहे हैं। इनमें से कौन सा सबसे ऑथेंटिक टास्क जो है उन्हें यहाँ पे असेस करना चाहिए, यहाँ पे आपसे पूछ रखा है। तो देखिए यहाँ पे पहले ऑप्शन में है कि आस्किंग स्टूडेंट टू बर्न मैग्नीशियम रिबन। सीधा बच्चों को मैग्नीशियम रिबन बर्न करने को बोलेंगे तो उससे इंजरी हो सकती है, तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है। अगला है क्रिएट अ सेटअप टू पास गैस थ्रू अ लाइम वाटर। तो देखिए ये भी एक्टिविटी बेस्ड है। अगर आप बिल्कुल यहाँ पे जूनियर लेवल में करा रहे हैं तो आप सीधा एक यहाँ पे सेटअप बनाने को नहीं बोल सकते। अगला यहाँ पे बोल रखा है क्रिएट अ प्रोटेक्टिव सॉल्यूशन दैट प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन। अब देखिए यहाँ पे रस्टिंग ऑफ आयरन का कॉन्सेप्ट हम लोग केमिकल चेंज में पढ़ाते हैं, और आप कुछ ऐसे प्रोटेक्टिव मेजर तैयार कीजिए जिससे आयरन जो है वो रस्ट नहीं होता, तो ये यहाँ पे सही हो सकता है। अब कूलिंग चैम्बर बनाना, अब कूलिंग चैम्बर भी बड़े लेवल पे बनता है, तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जिसमें बोल रखा है कि एक बर्निंग कैंडल के ऊपर अगर हम एक ग्लास जार यहाँ पे रख देते हैं तो वो कुछ टाइम बाद क्या होती है, वे कुछ टाइम बाद यहाँ पे बुझ जाती है। अब यहाँ पे हम लोगों को बोल रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्रेंस कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द अबव ऑब्जर्वेशन। अब ये जो ऑब्जर्वेशन आपने की कि वो बुझ जा रही है, उससे आप क्या इन्फ्रेंस यहाँ पे निकालोगे। पहला इन्फ्रेंस ये निकलेगा कि एयर जो होता है बर्निंग के लिए ज़रूरी होता है, ये तो यहाँ पे सही है। ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर द बर्निंग ऑफ कैंडल। अब ऑब्जर्वेशन अगर हम देखेंगे तो ऑब्जर्वेशन में तो सिर्फ आपको एयर दिख रही है, ऑक्सीजन तो यहाँ पे दिख नहीं रही, तो ये वाला ऑप्शन आप नहीं कहोगे क्योंकि एयर में ऑलरेडी ऑक्सीजन की ही हम बात कर रहे हैं, तो सेकेंड ऑप्शन को आप अलग से बोलने की जरूरत नहीं है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का फर्स्ट जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करते हैं। अच्छा और इजी सा क्वेश्चन है जिसमें बोल रखा है कि एक टीचर है क्लास 7th की जो कि प्लांट ग्रो करने के कॉन्सेप्ट को बच्चे को समझा रही है, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ पे टमाटो की सीड ली, यानी कि जो यहाँ पे टमाटर होते हैं इनके बीज को यहाँ पे लिया और वेरियस प्लेस में स्कूल के गार्डन में यहाँ पे उसे गाड़ दिया। कुछ टाइम बाद उन्होंने ऑब्जर्व करवाया कि यहाँ पे कुछ सीड्स जो हैं वो ग्रो होने लगी और कुछ सीड्स यहाँ पे डाई हो गई। अब टीचर बोल रही हैं कि इन ऑब्जर्वेशन के आधार पर आप कुछ ऐसे फैक्टर बताइए जिससे आपको पता चलेगा कि सीड जो है वो आपके डेवलप क्यों नहीं हुई, तो इससे कौन सा प्रोसेस के लिए यहाँ पे डेवलप होगा। तो अगर आप ऑब्जर्वेशन के आधार पर आंसर देते हैं तो उसको यहाँ पे क्या कहते हैं, उसको यहाँ पे बोलते हैं प्रिडिक्टिंग। और अब आप कहेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर तो प्रिडिक्टिंग होना चाहिए, पर इस क्वेश्चन का आंसर प्रिडिक्टिंग नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप ध्यान से पढ़िए, यहाँ पे बोल रखा है कि एक टीचर ने क्या बोला, ऑब्जर्वेशन के आधार पर फैक्टर्स बताइए। ऑब्जर्वेशन के आधार पर कुछ आपको फैक्टर्स बताने हैं। जब आप यहाँ पे कारण बताते हैं किसी चीज़ का तो उसको यहाँ पे हाइपोथाइजिंग बोलते हैं। यानी कि अगर आप सीधा सीधा यहाँ पे बताएं, ऑब्जर्वेशन के आधार पर सीधा सीधा बताएं कि ये इस वजह से हुआ, तो आपको यहाँ पे आंसर क्या होता है, यहाँ पे होता है प्रिडिक्टिंग। बट उसके कारण जब आप बताते हो तो वो होगा आपका हाइपोथाइजिंग। तो छोटा सा माइनर फर्क होता है, इसको आपको ढंग से यहाँ पे समझना है। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या बोल रखा है, यहाँ पे हम लोगों को बोल रखा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका निष्कर्ष आधारित है, जिसमें आप निष्कर्ष जो है वो निकाल रहे हो, वो आपको बताना है किसमें आप यहाँ पे इन्फर कर रहे हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे जिसके अंदर बोल रखा है कि इनमें से कौन सा कथन जो है वो निष्कर्ष आधारित नहीं है। निष्कर्ष मतलब जिसमें आप कोई ना कोई कंक्लूजन निकालते हो, जिसमें आप कुछ न कुछ बातें जो है ऑब्जर्व करने के बाद देखते हो। तो यहाँ पे हमें बोल रखा है एन ऑब्जेक्ट टेंड टू फॉल टू द ग्राउंड बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। तो ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट को बता रहे हो, तो ये तो यहाँ पे सही होना चाहिए, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। इसके अलावा हर इंडिविजुअल जो है वो आपका एक पर्टिकुलर ऑफस्प्रिंग की क्वालिटी जो है वो पास होती है, तो यहाँ पे भी आप कंक्लूजन निकाल रहे हो, तो ये भी नहीं होगा।
फ्लूइड एक्सर्ट करता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो ऑब्जेक्ट उसके अंदर मोशन में होगा। तो ये भी यहाँ पे निकल रहा है, यहाँ पे कंक्लूजन निकल रहा है। अब पहले ऑप्शन में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे बोल रखा है कि ऑब्जेक्ट जो आप हाइट से रिलीज करोगे वो नीचे फॉल होगा। तो सिंपल सी बात है, ये तो इसके ऊपर आप कोई लॉजिक नहीं बता रहे, ये तो जस्ट बता रहे हो कि ऑब्जेक्ट को ऊपर से फेंको तो वो नीचे गिरेगा, वो ऊपर तो गिरेगा नहीं। अब इसका कारण अगर आप बताते हैं कि ये ग्रेविटी की वजह से हो रहा है तो यहाँ पे ये सही नहीं होता। अब अगले क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर रिगार्डिंग डाइवर्जेंट क्वेश्चन इन साइंस। डाइवर्जेंट क्या होता है, जिसमें आप यहाँ पे एक से ज़्यादा आंसर देते हैं, क्रिएटिव आंसर देते हैं, तो ये क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करता है। ये तो यहाँ पे सही है, तो ए तो ऑप्शन में होना चाहिए, तो ए जिसमें नहीं है उसको आपने काट दिया। यहाँ पे बोल रखा है कि इट हेल्प इन आइडेंटिफाइंग इंडिविजुअल डिफरेंस इन स्टूडेंट। इंडिविजुअल डिफरेंस जो होता है वे आपको यहाँ पे पता चलता है, क्योंकि आपको पता चल रहा है कि बच्चे अलग अलग तरीके के आंसर दे रहे हैं, तो ये भी यहाँ पे सही है। दे आर वेरी ऑब्जेक्टिव इन नेचर, तो जरूरी नहीं है कि डाइवर्जेंट थिंकिंग वाले क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ही होंगे, तो ये यहाँ पे सही नहीं होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट जो ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं, जिसका अंदर हमसे क्या बोल रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ साइंटिफिक लिटरेट पर्सन। अगर कोई बंदा यहाँ पे विज्ञान यहाँ पे लिटरेट पर्सन है यानी कि साक्षर है, तो उसका कौन सा फीचर यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो देखिए एक एक करके ऑप्शन हम पढ़ते हैं। हैविंग मास्टरी ओवर ऑल द फैक्ट एंड थियरी, तो जरूरी नहीं कि सभी फैक्ट और थियरी की उसको मास्टरी हो और तभी हम साइंटिफिक लिटरेट बोलेंगे, तो ये ऑप्शन यहाँ पे होगा नहीं। बीइंग एबल टू टेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन इन पर्सनल एंड सोशल लाइफ, तो जरूरी नहीं है कि वो साइंटिफिक लिटरेट पर्सन ही हो, एक नॉर्मल पर्सन भी हो सकता है। अब अगला है बीइंग एबल टू राइट एंड पब्लिश गुड रिसर्च पेपर, तो जरूरी नहीं है कि वो एक अच्छा लिटरेट पर्सन ही, वो भी साइंस में। यहाँ पे बोल रखा है कि बीइंग एबल टू अप्रिशिएट द सक्सेस ऑफ साइंस, तो ये होगा साइंटिफिक लिटरेट पर्सन जो कि साइंस के सक्सेस को भी अप्रिशिएट करेगा। अब इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देखेंगे, जिसके अंदर हमें क्या बोल रखा है। इस क्वेश्चन के अंदर बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सेप्टेबल फीचर ऑफ इंक्वायरी अप्रोच इन साइंस टीचर एक्सेप्ट। अब एक्सेप्ट वाला पूछ रखा है तो नेगेटिव वाला आपको यहाँ पे ढूंढना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन बोल रखा है इट प्लेस ग्रेट कॉन्फिडेंस इन चिल्ड्रन एबिलिटी, तो साइंटिफिक इंक्वायरी यहाँ पे कॉन्फिडेंस लेके आती है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि एक्सेप्ट आपको चुनना है, इसके सिवाय कौन सा है। अब अगला है इट सीम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद नेचुरल एज वेल एज नेसेसरी स्टेप, तो यहाँ पे नेसेसरी स्टेप जो है वो और साथ ही साथ नेचुरल जो चीज़ें हैं उनसे डायरेक्ट लिंक होता है जब आप इंक्वायरी करते हो, तो ये भी यहाँ पे सही है, तो ये भी नहीं होगा। अगले ऑप्शन में क्या बोल रखा है, अगले ऑप्शन में बोल रखा है इट रिकॉग्नाइज दैट चिल्ड्रन कैन नॉट एक्सपेक्टेड टू आर्ग्यू एंड रीजन लाइक साइंटिस्ट, तो ये तो नेगेटिव है। भाई साइंटिस्ट की तरह आर्ग्यू या फिर रीजन क्यों नहीं कर सकता, स्पेक्टिसिज्म को बढ़ावा देना है तो ये तो करना पड़ेगा। अगला है इट व्यू चिल्ड्रन एज यंग एक्सप्लोरर, ये तो बहुत अच्छा पॉइंट है, तो ये नहीं होगा क्योंकि आपको नॉट वाला आंसर ढूंढना था, इस वजह से इसका सी जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। यहाँ पे बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू रिगार्डिंग असेसमेंट इन साइंस एट मिडिल क्लास। असेसमेंट इन साइंस के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। अब पहले ऑप्शन में हमें दे रखा है कि ऑल एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग नीड टू बी गिवन ड्यू इम्पोर्टेंस, सभी एस्पेक्ट को, सभी पहलुओं को आपको यहाँ पे उचित महत्व देना चाहिए, ये तो यहाँ पे सही है। अगला यहाँ पे वे ऑफ असेसमेंट नीड टू बी फ्लेक्सिबल, यानी कि ये कैसा होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, ये भी यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे ए और बी तो आपका कंफर्म होगा, इस हिसाब से दो ऑप्शन यहाँ पे आपके कट गए। अब सी और डी को अगर हम यहाँ पे रीड करते हैं तो सी में क्या बोल रखा है कि इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन बाय टीचर कैन नॉट बी यूज फॉर असेसमेंट। इनफॉर्मल असेसमेंट ऑब्जर्वेशन को भी असेसमेंट में आजकल यूज़ किया जाता है कि बच्चा कितना परफॉर्म कर रहा है वो टीचर ऑब्जर्वेशन के थ्रू बताती हैं। अब अगला यहाँ पे बोल रखा है असेसमेंट शुड फोकस ऑन क्वालिटेटिव परफॉर्मेंस ऑफ अ लर्नर, तो क्वालिटेटिव परफॉर्मेंस पे भी यहाँ पे फोकस होता है, तो इस हिसाब से सी जो ऑप्शन है यहाँ पे सही आंसर होगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के सामने जिसमें बोल रखा है कि जो एज एप्रोप्रिएशन ऑफ द कंटेंट प्रोसेस लैंग्वेज एंड पेडागोजिकल प्रैक्टिस, ये आपको किस तरीके की यहाँ पे साइंटिफिक जो करिकुलम वैलिडिटी है इस पे हेल्प करेगी।
हम ये बोलते हैं कि बच्चों का जो कंटेंट है वो आपका एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए। और एज अप्रोप्रिएट क्यों होना चाहिए? ताकि उनके संज्ञान पे कोई ज़्यादा प्रभाव ना पड़े। ऐसा ना हो कि आप 6 क्लास के बच्चे को 10th क्लास का कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हो और बोल रहे हैं कि बच्चे को तो समझ में नहीं आ रहा, बच्चे को वो वैसे भी कैसे समझ में आएगा। तो ये जो एज जहाँ पे भी वर्ड आ गया, वहाँ पे हम कंटेंट वैलिडिटी की यहाँ पे बात कर रहे होते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं, जिसका अंदर क्या बोल रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट अ साइंटिफिक थियरी, यानी कि वैज्ञानिक सिद्धांत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही दिया गया है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रखा है, साइंटिफिक थियरी क्या है, फैक्चुअल स्टेटमेंट का आपका क्या है, एक सेट है। तो फैक्चुअल स्टेटमेंट का सेट साइंटिफिक थियरी नहीं होती। इसके अलावा नेक्स्ट बोल रखा है साइंटिफिक थियरी एक तरीके का रैंडम गेस है, तो ये तो यहाँ पे गलत ही हो जाएगा। साइंटिफिक थियरी जो है वो आपका एक तरीके से नॉट ओपन टू फर्दर डिबेट, मतलब इसमें कोई डिबेट वगैरह नहीं किया जा सकता, ये भी गलत है। साइंटिफिक थियरी हमें किसी भी फिनोमिना का कोई एविडेंस जो होता है, लॉजिक जो होता है, डिबेट होता है, उसका एक्सप्लेनेशन देता है। तो यहाँ पे सी जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर क्या बोल रखा है, यहाँ पे बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज बेस्ट सूटेड टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट के कॉन्सेप्ट को अगर आपको पढ़ाना है तो इनमें से कौन से एक्टिविटी सबसे ज़्यादा आपका सूट करेगी। तो यहाँ पे आप सीधा परिभाषा बताएंगे तो ये तो गलत हो गया। इसके अलावा आप यहाँ पे क्या करेंगे, डेमोन्स्ट्रेट करेंगे अलग अलग ऑब्जेक्ट से मैग्नेटिक अट्रैक्शन को, ये यहाँ पे कहीं ना कहीं सही हो सकता है। इसके अलावा अगला है लिस्ट करेंगे मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल को ब्लैक बुक में, ये सही नहीं है। अब मैग्नेट को वो भी किस टॉपिक में इंट्रोड्यूस करना है, किस तरीके से इंट्रोड्यूस करना है, एक इंक्वायरी ओरिएंटेड क्लासरूम के फॉर्म में करना है, यानी कि बच्चा खुद यहाँ पे इंक्वायरी कर सके। तो इंक्वायरी करने के लिए तो आप यहाँ पे बच्चों के साथ एक्टिविटी करेंगे ताकि बच्चा एंगेज हो सके, ना कि सीधा डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। डेमोन्स्ट्रेट करेंगे तो इंक्वायरी बच्चा करेगा कैसे। तो अगर आप बी और सी ऑप्शन को कंपेयर करें तो बी जो ऑप्शन है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ, जिसमें बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है, ये पूछ रखा है। डाइवर्जेंट थिंकिंग जो होता है ये आपका क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करता है, ये बिल्कुल सही है। इसके अलावा कन्वर्जेंट क्वेश्चन होता है जो कि बेटर होता है एक यहाँ पे हॉलिस्टिक असेसमेंट में। हॉलिस्टिक असेसमेंट के लिए डाइवर्जेंट जो आपके यहाँ पे आभासी प्रश्न होते हैं वे ज़्यादा सूटेबल होते हैं, तो ये यहाँ पे गलत है। तो अगर आप दोनों ऑप्शन को यहाँ पे कंपेयर करें तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है। इसके अलावा अब मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ, जिसके अंदर हमसे क्या बोल रखा है, इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया टू बी कंसिडर फॉर डिजाइनिंग एक्टिविटी ऑफ साइंस क्लासरूम। इनमें से सबसे बढ़िया क्राइटेरिया कौन सा होना चाहिए, ये आपसे पूछ रखा है। तो देखिए यहाँ पे एक्टिविटी जो हो वो बच्चे को फन और इंजॉयमेंट प्रोवाइड करे, ये सही है, बट सिर्फ और सिर्फ इसके लिए हम एक्टिविटी नहीं कंडक्ट कराते, तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। एक्टिविटी जो होगा ये यहाँ पे बच्चे को टेक्स्ट बुक से थोड़ा ब्रेक के लिए हम प्रोवाइड करेंगे, तो इस वजह से नहीं कराते। एक्टिविटी इसलिए कराई जाती है ताकि टॉपिक अच्छे से समझ में आए। एक्टिविटी जो होगी बच्चे को हैंड ऑन एक्सपीरियंस देगी, कहीं ना कहीं सही है, बट एक्टिविटी बच्चे को कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग देगी, ये यहाँ पे सबसे बेस्ट है। किसी भी कॉन्सेप्ट को सही से समझने में मदद करेगी, ये यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोगों के सामने, जिसमें बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इलस्ट्रेट इफेक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ कम्युनिटी इन टीचिंग साइंस। अगर आप कम्युनिटी को यहाँ पे क्या करोगे, पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करोगे तो क्या होगा। अब यहाँ पे बोल रखा है आस्किंग पेरेंट्स टू हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ प्लेग्राउंड। तो ये तो कोई मतलब नहीं है कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का मतलब कि प्लेग्राउंड बनाने में हेल्प करने को बोलो। इसके अलावा यहाँ पे बोल रखा है कि कम्युनिटी को हेल्प करने को बोलो कि प्रॉपर साफ सफाई रखे स्कूल में, ये भी गलत है। इसके अलावा पेरेंट्स को उनके काम को असेस करने को बोलना, ये भी गलत है। यहाँ पे एक्सपीरियंस शेयर करना अपने एक्सपर्टीज़ के हिसाब से, रिसोर्सेज के हिसाब से, ये यहाँ पे सही है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, जिसके अंदर क्या बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जर्वेशन। इनमें से कौन सा ऑब्जर्वेशन है जो चीज़ देख के आप बता सकते हो। तो देखिए जो जेनेटिकली हेरिडिटी कैरेक्टर होते हैं जैसे कि DNA RNA, इसको आप देख नहीं सकते। इसके अलावा स्काई अपेयर ब्लू
टू एज ब्लू लाइट स्कैटर मोर देन द अदर कलर। अब आप ये तो नहीं देख सकते कि ब्लू कलर जो है दूसरे कलर को ज़्यादा स्कैटर करता है, तो ये भी आप देख नहीं सकते। इसके अलावा पार्टिकल इन लिक्विड आर मोर रैंडम बिकॉज उनके बीच में क्या होता है, उनके पार्टिकल में ज़्यादा बाउंड मूवमेंट होता है, तो ये भी यहाँ पे देख नहीं सकते आप। अब करंट कैरिंग वायर जो होता है वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कैरी आउट करता है, ये आप कैसे देख सकते हो, करंट लगता है बॉडी चिपकती है, तो ये आप ऑब्जर्व कर सकते हो। अब मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ, जिसका अंदर बोल रखा है कि अगर आपको साउंड टॉपिक को क्लास में पढ़ाना है तो इनमें से कौन सा असर्शन रीजन आपका सही है, इस तरीके से बोल रखा है। अ टीचर शुड एक्सपोज द स्टूडेंट टू वेरियस काइंड ऑफ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। अलग अलग तरीके के वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ाना चाहिए, क्योंकि साउंड जो होता है वाइब्रेशन से ही प्रोड्यूस होता है, ये तो कहीं ना कहीं सही लग रहा है। अब आगे बोल रखा है ऑब्जर्वेशन इज एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस स्किल इन टीचिंग लर्निंग ऑफ साइंस, ये भी यहाँ पे सही है। अगर बच्चा ऑब्जर्व करेगा तो यहाँ पे बच्चा जो है अच्छे तरीके से उस चीज को सीख पाएगा, तो इस क्वेश्चन का ए जो ऑप्शन होगा ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ, जिसके अंदर क्या बोल रखा है कि यहाँ पे आपको आर्किमिडीज प्रिंसिपल को पढ़ाना है एक इंक्वायरी ओरिएंटेड क्लासरूम में, तो इनमें से कौन सा आपका सबसे सूटेबल होगा अगर आपको इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना है, इस तरीके का क्वेश्चन पूछ रखा है। तो देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल की स्टेटमेंट को क्लियरली बताना, तो वो तो डेफिनेशन परिभाषा की बात हो जाएगी। अंगेज करना स्टूडेंट को फ्लोटिंग और सिंकिंग एक्टिविटी में, आर्किमिडीज प्रिंसिपल उसी चीज से रिलेट करता है, तो ये यहाँ पे सही हो सकता है। अगला है कि यहाँ पे आप अप्रोप्रिएट लॉस ऑफ वाटर को डेमोन्स्ट्रेट करें, डेमोन्स्ट्रेट करके बच्चे को समझ में आएगा पर इंक्वायरी नहीं होगी, क्योंकि बच्चा सिर्फ देख रहा है, तो ये वाला ऑप्शन भी यहाँ पे नहीं होगा। अगला है कि एक्सप्लेन करना, उस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने से यहाँ पे क्लास को आपको स्टार्ट नहीं करना, तो इसलिए इस क्वेश्चन का बी जो ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ, जिसमें क्या बोल रखा है कि एक यहाँ पे जो आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 है, उसमें साइंस करिकुलम का जो एम है इनमें से कौन सा नहीं होगा, एक्सेप्ट आपसे पूछ रखा है, तो एक्सेप्ट आपको यहाँ पे देखना है अचीविंग इक्विटी, इक्विटी यानी कि समय जो है समानता लेके आनी है, ये यहाँ पे सही है, तो ये नहीं होगा। इसके अलावा आपको एनकरेज करना है, प्रोत्साहित करना है, ये तो यहाँ पे सही है, तो ये भी नहीं होगा। अगला यहाँ पे हमें बोल रखा है कि आपको रिफॉर्म करना है एजुकेशन एग्जामिनेशन सिस्टम को, तो ये भी यहाँ पे सही है, तो ये भी नहीं होगा। स्टूडेंट के मार्क्स को इम्प्रूव करना, सिर्फ ये वाला ऑप्शन जो है एक्सेप्ट में आएगा, यानी कि सी जो ऑप्शन है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ, जिसमें बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी टू असेस स्टूडेंट एनर्जी कंजर्वेशन बिहेवियर। अब एनर्जी कंजर्वेशन बिहेवियर बच्चों के अंदर आपको असेस करना है, तो इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या होगा, तो आपको यहाँ पे देखना है, उनके स्कोर को एनालाइज करके इतना कोई फ़ायदा होगा नहीं। इसके अलावा यहाँ पे इंटरव्यू लेना टीचर का जो कि उनको क्लास में टीच करती है, उससे भी यहाँ पे फ़ायदा नहीं होगा। यहाँ पे बच्चों को ऑब्जर्व करना यहाँ पे सबसे बढ़िया तरीका है। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सा बच्चा किस तरीके का बिहेवियर कर रहा है, सिंपल सी बात है। बच्चों को एक ऐसे लिखने को बोलना है, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। यहाँ पे आपका बच्चों को ऑब्जर्व करना, उनके एनेक्डोटल रिकॉर्ड को मेंटेन करना, ये यहाँ पे उनके बिहेवियर को सही तरीके से बताएगा। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ, जिसके अंदर आपको एक मैच द फॉलोइंग यहाँ पे दे रखा है। इस मैच द फॉलोइंग को जरा हम देखते हैं। यहाँ पे बोल रखा है एक स्टूडेंट जो है यहाँ पे वेरियस फिजिकल कंडीशन को देख रही है और कुछ इस तरीके के प्रोसेस स्किल को मैच करने की कोशिश कर रही है, जैसे एक साइड हाइपोथाइजिंग, ऑब्जर्विंग, क्लासिफाइंग, इस तरीके के टर्म यहाँ पे दे दिए। तो आपको ये देखना है कि इनमें से कौन सा यहाँ पे सही होगा। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं ऑब्जर्विंग की बात करूँ, ऑब्जर्विंग में क्या होता है, जब आप किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हो, सिंपल सी बात है। अब ऑब्जर्विंग आप कब कर रहे हो, जब आप किसी चीज़ को देख रहे हो और उनको देखने के बाद आपको उनमें डिफरेंस पता चल रहा है। क्लासिफाइंग जब आप यहाँ पे चीज़ों को वर्गीकृत करते हो, यानी कि अलग अलग चीज़ों को अलग अलग जगह पे उसे डिसाइड करते हो। और हाइपोथाइजिंग क्या होता है, जब आप उसके बारे में यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर चीज़ें बताते हो, यानी कि आपको ऐसा क्यों लगता है। तो यहाँ पे बी का क्या होना चाहिए, बी का होना चाहिए फर्स्ट, और बी का फर्स्ट आपको दो ऑप्शन में नहीं दिया गया। अब इसके अलावा अगर हम बाकी ऑप्शंस को देखें,
और इसके अलावा ए में हमें क्या बोल रखा है कि कौन सा पौधा यहाँ पे मजबूत है जो सूर्य के प्रकाश में था या जिसे छाया यहाँ पे मिली। तो अगर इस चीज़ में देखें तो इस चीज़ में बच्चा जो है वो देख के बता पाएगा, तो यहाँ पे ऑब्जर्विंग वो कर रहा है। इसके अलावा हाउ मैनी सीड ऑफ ईच प्लांट इज ग्रो, तो इसे यहाँ पे बच्चा क्लासिफाई कर रहा है, उसे वर्गीकृत कर रहा है। तो सी का होगा थर्ड, जो कि आपको फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, जिसमें हमें बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क इलस्ट्रेट साइंस एज इंक्वायरी। साइंस एज इंक्वायरी को इनमें से कौन सा ऑप्शन इलस्ट्रेट कर रहा है, आपको ये बताना है। तो देखिए यहाँ पे बोल रखा है आइडेंटिफाई अ मैमल फ्रॉम अ पिक्चर। तो यहाँ पे इंक्वायरी तो हो नहीं रही, तो ए तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा नहीं। जिस ऑप्शन में ए है उसे काट दीजिए। अब आगे क्या बोल रखा है कि फाइंड आउट इफ आइस क्यूब मेल्ट एट द सेम रेट इन हॉट एंड कोल्ड वाटर। तो इसमें यहाँ पे क्या होगा, इसमें बच्चा इंक्वायरी कर सकता है, तो यहाँ पे बी हो सकता है। अब अगला है कि इनलिस्ट वेरियस यूनिट को बस लिस्ट कर देना, तो इसमें इंक्वायरी बच्चा नहीं करेगा। इसके अलावा सी ऑप्शन में भी हमें ये बोल रखा है कि अलग अलग ऑब्जेक्ट के जो आपके टेम्परेचर के यूनिट होते हैं उनको आपको इनलिस्ट करना है, यानी कि लिस्ट बनाना है, तो ये भी यहाँ पे नहीं है। इंक्वायरी इससे कहाँ बैठेगी। अब अगला है एक्सप्लोर वेरियस फैक्टर, तो इससे यहाँ पे इंक्वायरी हो सकती है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आप बोलेंगे वो बोलेंगे डी ऑप्शन, जिसमें बी और डी यहाँ पे दे रखा है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारे सामने फिर से एक और इंक्वायरी बेस्ड क्वेश्चन हमें यहाँ पे दे रखा है, जिसमें बोल रखा है कि अगर आप एडेप्टेशन इन एनिमल इस चैप्टर को पढ़ाना चाहते हैं, इस चैप्टर को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो आप क्या यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले आप परिभाषा नहीं बताएंगे, ये ऑप्शन आपका यहाँ पे कट गया। इसके अलावा आप यहाँ पे एग्जाम्पल देंगे अलग अलग एनिमल का, यहाँ पे जो है जो अडेप्टिव फीचर रखा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर आप अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करें तो ये चीज़ यहाँ पे हो सकता है। अगला है उनके फंक्शन बताएंगे, फंक्शन हम बाद में बताएंगे। इसके अलावा रिलेशन बताएंगे उनके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके हैबिटेट का, ये बाद में। तो यहाँ पे स्टूडेंट से एग्जाम्पल पूछेंगे अलग अलग एनिमल का जो अडेप्टिव हो है, ये यहाँ पे करेक्ट हो सकता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसका अंदर यहाँ पे बोल रखा है कि क्लास 7 के स्टूडेंट है, उनका ग्रुप यहाँ पे बनाया गया प्रोजेक्ट ऑन सॉइल, मतलब सॉइल पे एक प्रोजेक्ट ये बना रहे हैं, और हर बच्चे को यहाँ पे रिपोर्ट जो है सॉइल सैंपल की कलेक्ट करने को बोला गया, और उनको ऑब्जर्व करने को बोला गया कि सॉइल के कलेक्शन को और उनके फ्लोरा फ्यूना, मतलब उस तरीके उस सॉइल में कौन से प्लांट और कौन से एनिमल वहाँ पे आसपास में रहते हैं, इस तरीके का प्रोजेक्ट यहाँ पे बनाने को बोला गया। इससे यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे बोल रखा है कि इट इंक्लूड ओनली थियोरी एस्पेक्ट, तो सिर्फ थियोरी एस्पेक्ट यहाँ पे नहीं आ रहा, टीचर को बर्डन यहाँ पे नहीं हो रहा, हेल्प इन गुड स्कोरिंग, यानी कि सिर्फ गुड स्कोर के लिए ये चीज़ यहाँ पे की नहीं जा रही, ये एक तरीके से उनको एसेस करने में मदद करेगा। तो यहाँ पे सी जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ, जिसका अंदर असर्शन रीजन आपको यहाँ पे दे रखा है। असर्शन क्या बोल रखा है, द बेस्ट रेमेडी टू एसेस द स्टूडेंट ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन इज बाय मेकिंग देम रिपीटेडली प्रैक्टिस इन डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम। अब देखिए बच्चे को कोई ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन है, तो सिर्फ और सिर्फ आप यहाँ पे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को बोलेंगे, तो उससे वो कॉन्सेप्शन ठीक नहीं होंगे, असर्शन गलत है ये। इसके अलावा स्टूडेंट कंस्ट्रक्ट इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड ऑन एवरीडे एक्सपीरियंस, तो ये तो सही है कि वो भैया कोई ना कोई एक्सपीरियंस, कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग तो लेगा ही लेगा। तो यहाँ पे आपका ए जो है वो फॉल्स दे रखा है, जबकि आर जो है यहाँ पे ट्रू है। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करते हैं, जिसमें बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर बाय द टीचर वाइल प्लानिंग साइंस एक्टिविटी फॉर अ ग्रुप। एक ग्रुप के लिए साइंस एक्टिविटी प्लान करते हुए टीचर को क्या देखना चाहिए कि उसमें एवरीडे लाइफ के मटेरियल जो हो यहाँ पे वो इंक्लूड हो, तो ये तो यहाँ पे सही है। अगले ऑप्शन में बोल रखा है दे कुड बी प्लान, यानी कि एक्टिविटी जो हो प्लान्ड हो और कैरिड आउट हो स्टूडेंट की तरफ से, यानी कि वेरियस तरीके से बच्चों की तरफ से कैरिड आउट कराना, ये तो अच्छा ऑप्शन है, ये होना चाहिए। अगला है दे शुड नॉट इन्वॉल्व अ ग्रेट डील ऑफ डिस्कशन अमंग स्टूडेंट, यानी कि बच्चों के बीच में डिस्कशन हो ही ना, तो ये तो नेगेटिव हो गया। अब अगला है स्टूडेंट शुड बी प्रोवाइडेड विथ स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन, यानी कि हर एक चरण पे उन्हें इंस्ट्रक्शन यानी कि निर्देशन दिए जाएंगे, तो बच्चा खुद क्या करेगा।
यहाँ पे बच्चा खुद तो सीख नहीं पाएगा, तो इस हिसाब से ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे सी जो ऑप्शन है यानी कि ए एंड बी यहाँ पे ये करेक्ट आंसर है। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ, जिसमें बोल रखा है कि अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट वर आस्क्ड बाय द टीचर टू ऑब्जर्व स्मॉल ऑर्गेनिज्म इन देयर नेचुरल हैबिटेट एंड शेयर द क्वेश्चन अबाउट द ऑर्गेनिज्म विथ अदर ग्रुप मेंबर। अब यहाँ पे बोल रखा है कि यहाँ पे बच्चों के ग्रुप को टीचर द्वारा ये बोला गया कि आप जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके हैबिटेट को क्या करो, ऑब्जर्व करो, और जो क्वेश्चन आपके माइंड में आए वो क्वेश्चन अपने जो अदर ग्रुप मेंबर है उनके साथ वो डिस्कस करो। अब ऐसा करने से उनको क्या यहाँ पे हेल्प मिलेगी, ये यहाँ पे पूछ रखा है। तो देखिए यहाँ पे बोल रखा है प्रमोट अ सेंस ऑफ कॉम्पिटेटिवनेस। अब कॉम्पिटिशन तो यहाँ पे हो नहीं रहा, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन चल रहा है। और सिलेक्ट द स्टूडेंट हु नो ऑल द क्वेश्चन। अब सिर्फ ये सिलेक्ट करना है कि बच्चे को सारे प्रश्न पता है, ये यहाँ पे मेन रीज़न नहीं है ये सब चीज़ें कराने का। स्टूडेंट को एक तरीके से हेल्प कराना जो तुम्हें वो चीज़ नहीं पता। फॉर एग्जांपल मुझे एक कैरेक्टरिस्टिक्स पता चला, मेरे एक फ्रेंड को एक कैरेक्टरिस्टिक्स पता चला, मेरे तीसरे फ्रेंड को एक कैरेक्टरिस्टिक्स पता चला। अगर हम वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, अगर हम शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो हम एक दूसरे को वो चीज़ें बताएंगे जो हमें नहीं पता, और हम अपने आप को एक्सप्रेस भी करेंगे। तो यहाँ पे सी और डी, सी एंड डी जो है वो करेक्ट होगा। तो यहाँ पे सी जो ऑप्शन है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ, जिसमें बोल रखा है अ टीचर वुड डेवलप हाइपोथाइजिंग प्रोसेस स्किल। हाइपोथाइजिंग प्रोसेस स्किल टीचर कैसे डेवलप कर सकती है, ये यहाँ पे पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि स्टूडेंट के ऑब्जर्वेशन को सुन के वो प्रिडिक्शन लगा सकती है, तो यहाँ पे ये नहीं होगा। अगला है कि स्टूडेंट के क्वेश्चन को सीरियसली आंसर करके, सिर्फ सीरियसली आंसर करके नहीं होगा। इसके अलावा हेल्पिंग स्टूडेंट टू क्लेरिफाई देयर क्वेश्चन, तो ये हाइपोथाइजिंग स्किल नहीं होता। एनकरेज करना स्टूडेंट को कि वो उस एविडेंस को एक्सप्लेन करें, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन होता है हाइपोथाइजिंग स्किल। तो यहाँ पे जहाँ एक्सप्लेनेशन करना, वेरीफाई करना, वाई वाले क्वेश्चन का आंसर देना, वहाँ पे वो होगा आपका हाइपोथाइजिंग स्किल। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि हिस्टोरिकली वैलिड करिकुलम जो होगा वो किस चीज़ को रेफर करता है। जो आपका हिस्टोरिकली वैलिड करिकुलम होता है ये बताता है कि ओवर द टाइम किसी चीज़ में कितना चेंज आया है। तो यहाँ पे एनकरेज करना लर्नर को कि मेथड ऑफ साइंस को देखे कि जनरेशन बाय जनरेशन आपके साइंटिफिक नॉलेज जो है कितने जनरेट हो रहे, ये यहाँ पे रीज़न नहीं है। इसके अलावा एडेप्टेशन जो कोग्निटिव लेवल पे बच्चे ने किया, ये यहाँ पे रीज़न नहीं है। यहाँ पे लोकल एनवायरनमेंट, वो आपका जो एनवायरमेंटल वैलिडिटी है उसके अंदर आएगा। यहाँ पे जो करेक्ट होगा कि बच्चे को ये बताना कि कॉन्सेप्ट जो है साइंस के ओवर द टाइम कितना इवॉल्व हुए हैं, ये यहाँ पे सही है। अगला ये जो क्वेश्चन है इसमें बोल रखा है कि एक विद्यार्थी का कहना है कि जो राजमा के जो सूखे बीज होते हैं वे अजीवित हैं, क्योंकि वो एक मुट्ठी भर कंकड़ की तरह ही आपको प्रतीत होते हैं, मतलब उसमें कोई भी यहाँ पे लाइफ नहीं है। तो इसके रिस्पॉन्ड में आप यहाँ पे क्या कहेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको एक एक ऑप्शन दे रखा है, जरा हम इसे फटाफट यहाँ पे रीड करते हैं। वंस अ लिविंग थिंग इज कट और क्रश इट ग्रेजुअली डाई। अब आप ये नहीं कह सकते कि अगर एक लिविंग थिंग को अगर आप क्रश या कट कर दोगे तो वो धीरे धीरे मरने लग जाते हैं, तो ये तो कोई रीज़न नहीं होगा। यहाँ पे बोलोगे कि सीड जो है एक टाइम में अलाइव थे, जो कि लिविंग जो प्लांट है उसका पार्ट थे, अब वो उसका पार्ट नहीं है तो वो डेड हो गई, तो ये आप ये भी जवाब नहीं दोगे। जो सीड्स है वो आपके अलाइव नहीं है क्योंकि उसमें लाइफ की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये आप नहीं बोलोगे। यहाँ पे आप क्या आंसर दोगे कि सीड्स जो हैं वो आपके अलाइव हैं, क्यों, क्योंकि इनके पास पोटेंशियल है और वो प्रॉपर्टी है जो कि वो एक लाइफ प्लांट की प्रॉपर्टी वो रख सकते हैं। तो सूखे हुए बीज को भी अगर आप मिट्टी में अगर डालोगे तो उनके अंदर भी पोटेंशियल हो सकता है कि वो आपके जीवित हो जाए या फिर एक प्लांट यहाँ पे ग्रो करे। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से पूछ रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग could not be helpful in assessing student conceptual understanding in science। स्टूडेंट के conceptual understanding को assess करने के लिए इनमें से कौन सा helpful नहीं होगा। यहाँ पे एनालिसिस करना बच्चों के परफॉर्मेंस का, ये तो बहुत अच्छा पॉइंट है, तो ये यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि नॉट वाला ऑप्शन आपको ढूंढना है। अगला है केयरफुली लिसन करना बच्चों के रिस्पॉन्ड का, ये तो बहुत अच्छा पॉइंट है। बच्चों को फीडबैक देना, ये भी सही है। यहाँ पे एक तरीके से
बच्चे को असाइनमेंट टाइम सबमिट करने को बोलना, ये कहीं ना कहीं कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए करेक्ट नहीं होगा। अब अगला यहाँ पे क्वेश्चन है जिसमें बोल रखा है इन्फरिंग मीन वर्ड का मतलब क्या होता है। अब सबसे पहले आप किसी भी चीज़ को ऑब्जर्वेशन करते हो और ऑब्जर्वेशन करने के बाद एक निष्कर्ष निकालते हो, कंक्लूजन निकालते हो। ये जो कंक्लूजन होता है यही आपका इन्फरिंग होता है। तो अगर आपको ये पता है तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पे ये नहीं बताओगे कि ये एक तरीके की एक्टिविटी है जो कि डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन के थ्रू ये होती है, तो ये गलत है। यहाँ पे ये एक मिनिमाइज करता है पर्सन के बीच में बायसनेस को, तो ये गलत है। यहाँ पे आप गैदर करते हो फैक्ट को, ये गलत है। यहाँ पे आप एक्सप्लेन करते हो किसी भी वैलिड ऑब्जर्वेशन को, यानी कि ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे आप यहाँ पे निष्कर्ष निकालते हो। यहाँ पे बी जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं जिसमें बोल रखा है ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस मे बी हेल्पफुल इन डेवलपिंग रैशनल थिंकिंग एक्सपेक्ट, यानी कि इनमें से सभी आपके रैशनल थिंकिंग को डेवलप करने में हेल्प करेंगे, एक्सेप्ट कौन सा नहीं करेगा। तो एनकरेजिंग स्पेक्टिज्म को बढ़ाना, यानी कि साइंस की थिंकिंग को बढ़ाना, तो ये यहाँ पे सही है, तो ये यहाँ पे नहीं होगा। अगला यहाँ पे बोल रखा है अवॉइडिंग कंट्रोवर्शियल इशू। अगर आप कंट्रोवर्शियल इशू को, विवाद वाले मुद्दों को अगर आप यहाँ पे लोगे ही नहीं तो यहाँ पे उसे प्रूव कैसे करोगे, तो ये वाला ऑप्शन हो सकता है। अगला है लुकिंग फॉर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन। साइंस में तो हम ये देखते हैं कि क्या कारण है, क्या इसका प्रभाव है। इसके अलावा यहाँ पे आप लिटरेसी साइंस के पढ़ाना, उसे रिलायबल प्रूव करना है, ये भी यहाँ पे सही है। तो कंट्रोवर्शियल इशू को अगर आप छोड़ दोगे, इजी चीज़ों को पढ़ाओगे, इजी कॉन्सेप्ट को पढ़ाओगे, तो यहाँ पे एक तरीके से रैशनल थिंकिंग जो है बच्चे में नहीं आएगी। अगला यहाँ पे हम लोगों को बोल रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंस्ट्रक्टिव साइंस क्लासरूम। इनमें से कौन सी कंस्ट्रक्टिव साइंस क्लासरूम के कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो देखिए, बच्चों के साथ डिस्कशन करना वेरियस वे में, ये तो बहुत सही पॉइंट है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। अगला यहाँ पे स्टूडेंट को इन्वेस्टिगेशन के लिए प्लानिंग कराना, ये भी सही है, तो ये नहीं होगा। स्टूडेंट के साथ कॉन्वर्सेशन करना फील्ड ट्रिप के दौरान, ये यहाँ पे लिसनिंग करना, यानी कि उनकी बातों को सुनना, ये सही है। स्टूडेंट के को इग्नोर करना, उनके रिस्पॉन्स को इग्नोर करना, ये कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम के कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं जिसमें बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटेजी कैन बी प्रोवाइडेड द मोस्ट मीनिंगफुल क्लैरिफिकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट के टॉपिक को आप यहाँ पे पढ़ा रहे हो, तो इनमें से कौन सा सबसे बढ़िया आपका क्लैरिफिकेशन होगा। एक चार्ट बना देना, एनिमेटिव वीडियो बना देना, स्कैटरिंग दिखाना, या फिर सिर्फ फोकस ऑन डिस्कशन, ये सही नहीं है। अगर आप कोलाइडल सॉल्यूशन में स्कैटरिंग ऑफ लाइट को ऑब्जर्व करने को बोलोगे तो उन्हें रियल में वो चीज़ यहाँ पे दिखाई पड़ेगी, तो यहाँ पे सी जो ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ जिसके अंदर क्या बोल रखा है कि व्हाट अकॉर्डिंग टू सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म इज मोस्ट क्रूशल टीचिंग स्ट्रैटेजी फॉर हेल्पिंग स्टूडेंट कंस्ट्रक्ट अ मीनिंगफुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस। मीनिंगफुल अंडरस्टैंडिंग की बात की जा रही है कि बच्चों के अंदर एक मीनिंगफुल अंडरस्टैंडिंग लेके आनी है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अब एक एक करके यहाँ पे ऑप्शन पढ़ते हैं। यहाँ पे बोल रखा है कि फ्रीक्वेंटली आप एक्टिविटी कंडक्ट करो फॉर स्टूडेंट यूजिंग एक्टिविटी गाइड। अब एक्टिविटी गाइड के हेल्प से अगर आप लगातार ही एक्टिविटी यहाँ पे कंडक्ट करते रहोगे तो बच्चा जो है वहाँ पे कंस्ट्रक्टिविज्म यानी कि खुद करने की जो एक इच्छा होती है बच्चे के अंदर नहीं आएगी, क्योंकि आप सब कुछ खुद ही यहाँ पे उसे क्या करके दे रहे हो, बच्चे को प्रोवाइड कर रहे हो, तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे नहीं होगा। अब अगला है कि आस्किंग स्टूडेंट टू प्रिपेयर मॉडल। सिर्फ मॉडल बनाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। एनकरेज करना कि वो क्वेश्चन को सही से सॉल्व करे, न्यूमरल प्रॉब्लम को, ताकि उसे अच्छे नंबर मिले, तो ये भी सही नहीं है। हेल्प करना स्टूडेंट को ताकि वो आपस में बात करें, सोचे, आर्ग्यू करें साइंस और उसके बारे में, तो यहाँ पे ये पॉइंट सबसे बढ़िया होगा। यहाँ पे ये वाले पॉइंट में आपका फर्स्ट वाला पॉइंट भी इंक्लूड हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का डी जो ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट आंसर है।
अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ, जिसके अंदर क्या बोल रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ साइंस। इनमें से कौन सा नेचर ऑफ साइंस को डिस्क्राइब करता है। साइंस टेंटेटिव होता है, टेंटेटिव मतलब क्या होता है, डेवलपमेंटल होता है। और इसके एग्जाम्पल में आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कि सबसे पहले जी थॉमसन आए, फिर रदरफोर्ड आए, फिर बोहर्स मॉडल आए। तो इस तरीके से साइंस जो है टेंटेटिव नेचर दिखा रहा है। साइंस के जो स्टेटमेंट होते हैं वो आपके फॉल्सेबल होते हैं, यहाँ पे ये बोल रखा है। अगर आप साइंस के स्टेटमेंट की बात करें तो इनके स्टेटमेंट का यहाँ पे आप व्याख्या कर सकते हैं, तो ये भी यहाँ पे सही है। इसके अलावा ये हमें वर्ल्ड के बारे में डिस्क्राइब करते हैं, ये भी सही है। अब अगले स्टेटमेंट में बोल रखा है इट इज़ अ बॉडी ऑफ अल्टीमेट नॉलेज, यानी कि ये परम भंडार है। परम भंडार हमें ऐसे नहीं बोल सकते, ये ज्ञान का भंडार है, पर परम भंडार हम इसको भी नहीं बोल सकते। तो यहाँ पे 1 2 3 जो है वो करेक्ट होगा। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब आज के सेशन के 2 क्वेश्चन यहाँ पे बच गए, जिसमें असेसमेंट इन साइंस के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोगों को बता रखा है, जिसमें आपको यहाँ पे बताना है कि इनमें से कौन सा ऑब्जर्वेशन है, कौन सा इन्फरेंस है। तो इस तरीके का क्वेश्चन मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, जिससे एक आइडिया लगेगा आपको कि आपका जो आंसर है और ये कॉन्सेप्ट आपका कितना क्लियर हुआ है। मैं उम्मीद करूंगी कि आज के सेशन आपको पसंद आया होगा। आज के सेशन में इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।